सो लेसन नंबर 1 इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है इकोनॉमिक्स का। सो इकोनॉमिक्स है क्या चीज़? तो इकोनॉमिक्स जो है वो नेचुरल साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस होती है। तो और सोशल साइंस जो है वो कनेक्ट होती है स्टडी ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी, यानी कि जो लोग होते हैं सोसाइटी में उनके बारे में स्टडी किया जाता है। और पॉसिबल नहीं होता सोशल साइंस के अंदर के लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जा सके। सो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी करना हाउ वी द पीपल, किस तरीके से हम लोग एंगेज अवर सेल्फ इन प्रोडक्शन, एंगेज करते हैं अपने आप को प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंजम्पशन में गुड्स और सर्विसेज की सोसाइटी के अंदर। और एक दूसरी डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर स्टडी किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप के तौर पे एंड्स और स्केयर्स मीन के दरमियान विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एंड से मुराद होता है ह्यूमन वांट्स और स्केयर मीन्स से मुराद, मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। तो ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती हैं और रिसोर्सेज जो होते हैं, जारी बात है, मीन्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। सो इकोनॉमिक्स असल में लिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करना है, अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करना है लिमिटेड रिसोर्सेज से। यानी इकोनॉमिक्स के अंदर यही किया जाता है कि अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई किया जाता है। नाउ द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस नहीं करती, इसमें रिकमेंडेशन जो है वो बनाई जाती है और इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। अब अगर इसकी एग्जांपल ली जाए, सो ऑरेंज इज बेटर देन ग्रीन, अभी एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है कि ऑरेंज कलर जो है वो ग्रीन से बेटर है, तो इसको प्रूव या डिसप्रूव नहीं किया जा सकता। उसके बाद आया था फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये बेस करती है फैक्ट्स के ऊपर और जाहिर बात है इसको जो है वो प्रूव किया जा सकता है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट की मिसाल लें, सो जैसे कि व्हेन प्राइसेस फॉल, जब प्राइस गिरता है तो लोग जो है वो ऑफन डिले कर देते हैं अपनी परचेजेस को, तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ या डिसप्रूफ किया जा सकता है। सो नाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जो कि इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप शामिल है। सो लैंड के अंदर वो लैंड शामिल होती है जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज भी शामिल होते हैं जिनको बिलो और अबव दी सॉइल जो है वो हासिल किया जाता है, लिया जाता है। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल के अंदर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स शामिल होते हैं जैसे कि मशीन्स और प्लांट जिनके जरिए जो है वो प्रोडक्शन की जाती है दूसरे गुड्स की। उसके बाद आता है लेबर। लेबर के अंदर मेन पावर शामिल होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। और उसके बाद आता है फिर एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर शामिल होता है मैनेजरियल एबिलिटी, जो कि एक पर्सन ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और एंटरप्रेन्योर जो है वो ऑनर या मैनेजर दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो ऑनर या फिर मैनेजर। नाउ दी स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का ये मतलब नहीं होता कि कोई एक गुड जो है वो रेयर हो, बल्कि सोसाइटी के अंदर अनलिमिटेड वांट्स होती हैं लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद है रेशनिंग। रेशनिंग के अंदर क्या होता है कि आर्टिफिशियल कंट्रोल किया जाता है सप्लाई और डिमांड को कमोडिटी की। इसके अंदर जो है हम लिमिट कर देते हैं सप्लाई को या फिर अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर के अमाउंट को जो कि स्केर्सली अवेलेबल होता है। सो नाउ द इकोनॉमिक सिस्टम, कई सारे इकोनॉमिक सिस्टम है। पहला है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो डिक्टेटर लेता है, और ये डिक्टेटर जो है कोई एक शख्स भी हो सकता है या फिर सिलेक्टेड लोगों का ग्रुप भी हो सकता है। उसके बाद आता है प्लान या कमांड इकोनॉमी। इसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्लान करती है, ऑर्गेनाइज करती है और कंट्रोल करती है तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ताकि मैक्सिमाइज कर सके सोशल वेलफेयर को। और उसके बाद आता है फिर फ्री मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि कैपिटल गुड्स है, लेबर है, नेचुरल रिसोर्सेज और एंटरप्रेन्योरशिप है, इनको कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं प्राइवेट बिजनेसेस। सो प्राइवेट बिजनेस के हाथों में सब कुछ होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये बेस करता है इस्लामिक वैल्यूज़ के ऊपर और इस्लामिक रूल्स के ऊपर। जो चीज़ इस्लाम के अंदर अलाउ है वो इसमें भी अलाउ है, और जो इस्लाम के अंदर अलाउ नहीं है वो इसमें भी अलाउ नहीं होती। सो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि ज़कात इसके अंदर कंपलसरी है, और इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है यानी कि विरासत की तकसीम का कानून है। और इसके अलावा फॉरबिडेंस ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो टोटली जो है वो टोटली तौर पे अलाउ नहीं है। और इस वजह से अलाउ नहीं है क्योंकि उसकी वजह से वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट होती है, वेल्थ जो है वो एक जगह जमा हो जाती है। तो जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से वेल्थ जो है वो एक जगह पे जमा हो जाती हैं, वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर अलाउ नहीं होती। सो पाकिस्तानी केस की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कौन सी है, तो ये मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे कुछ रिसोर्सेज को गवर्नमेंट ऑन करती है, कंट्रोल करती है, और कुछ को इंडिविजुअल्स यानी कि प्राइवेट जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो
ऑन करती हैं, कंट्रोल करती हैं। सो कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथों में और कुछ जो है वो पब्लिक के हाथों में। उसके बाद है सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड इनकम। सो सर्कुलर फ्लो मॉडल जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, शो करता है किस तरीके से पैसा मूव करता है सोसाइटी के अंदर, किस तरीके से पैसा फ्लो करता है प्रोड्यूसर से लेकर वर्कर के हाथों में जाता है वेजेस की फॉर्म में, यानी कि उजरत और तनख्वाह की फॉर्म में, और वापस प्रोड्यूसर के हाथों में आता है पेमेंट्स की फॉर्म में प्रोडक्ट्स की, यानी कि जब सेल करते हैं प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स को तो उससे उनको दोबारा पैसा वापस मिल जाता है। सो यही सर्कुलर फ्लो मॉडल है कि एक पहले जो है वो वर्कर्स के हाथों में गया और फिर दोबारा प्रोड्यूसर्स के हाथों में आता है। नाउ दी डिस्टिंक्शन बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों के दरमियान जारी बात है फ़र्क है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड और फर्म्स के बिहेवियर को, और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इसके अंदर इकोनॉमी का सिर्फ हिस्सा स्टडी किया जाता है, पूरी इकोनॉमी स्टडी नहीं की जाती। इसके अंदर टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे कि मार्केट्स है, प्राइजेस है, इंडस्ट्रीज है, डिमांड एंड सप्लाई वगैरह है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक तरह से इकोनॉमिक ट्री है, दरख्त है इकोनॉमिक ट्री। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरा का पूरा इकोनॉमी स्टडी की जाती है। इसके अंदर स्टडी किया जाता है बिहेवियर और परफॉर्मेंस पूरी की पूरी इकोनॉमी का। और इसके अंदर जो टॉपिक होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि एग्रीगेट प्रोडक्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है पूरी इकोनॉमी की, और बिजनेस साइकिल है। सो माइक्रो इकोनॉमिक आपको बताया गया था इकोनॉमिक फॉरेस्ट की तरह है, और मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमिक ट्री की तरह है। माइक्रो इकोनॉमिक एक ट्री है और मैक्रो इकोनॉमिक पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट है। सो माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करना ऐसे जैसे कि किसी एक ट्री के बारे में स्टडी की जा रही है, और मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करना ऐसे जैसे कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट के बारे में यानी कि पूरी के पूरी जंगल के बारे में स्टडी की जा रही है। तो ये हुआ लेसन नंबर 1। सो नाउ द लेसन नंबर 2 जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, और इसके अंदर कंटिन्यूड है इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। सो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस क्या होती है? रैशनल चॉइस बेस करती है प्योर रीज़न के ऊपर, और इसमें किसी भी किस्म का इमोशन या ख्वाहिशात के सामने झुकाव नहीं होता इस चॉइस के अंदर। प्योर रीजन के ऊपर बेस करती है ये चॉइस। उसके बाद है फिर ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है कि प्रोड्यूस करना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। और इक्विटी इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर इक्विटी क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हर चीज़ को फेयरली और इक्वली जो है वो ट्रीट किया जाता है। उसके बाद है फिर नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है कि अनफेयर फेवर देना अपने करीबी को जब पावर में हो। जिस तरह हमारे यहाँ पे कॉमन एक चीज़ है कि जब एक शख्स पावर में होता है तो अपने करीबी लोगों को वो फेवर दे रहा होता है। सो उसको कहते हैं नेपोटिज्म। अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को अनफेयर फेवर देना, ये जो है नेपोटिज्म कहलाया जाता है, जिसके वो हकदार ना हो। और उसके बाद है फिर रैशनल चॉइस, जो कि पहले भी आ चुका है। ये बेस करती है प्योर रीज़न के ऊपर, और इसमें किसी भी किस्म का इमोशन के ऊपर या ख्वाहिशात के सामने कोई झुकाव नहीं होता। उसके बाद है फिर बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड एक ऐसी ट्रेड होती है जिसके अंदर पैसा शामिल नहीं होता, नॉन मॉनेटरी ट्रेड होती है, और सामान के बदले सामान जो है वो एक्सचेंज होता है। जब करेंसी ईजाद नहीं हुई थी तब ये वाली ट्रेड होती थी। उसके बाद है फिर हाउ कंज्यूमर डिसाइड्स अबाउट ऑप्टिमल चॉइस। किस तरीके से कंज्यूमर एक ऑप्टिमल चॉइस के बारे में डिसाइड करता है। उसके अंदर वो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस का इस्तेमाल करता है जब ऑप्टिमल चॉइस के बारे में कंज्यूमर डिसाइड करता है। और कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस के जरिए कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमाइज करता है बेनिफिट रिलेटिव टू कॉस्ट। कॉस्ट के मुकाबले में बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करता है। और इसी की एग्जांपल दिखाई जा रही है जॉब के बारे में। सो 2 जॉब्स के ऑप्शन है एक शख्स के पास। एक जॉब है लाहौर में और एक जॉब है गुजरांवाला में। लाहौर वाली जॉब की सैलरी तो बहुत कम है, 15,000 है, लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम है, 15,000। सो नेट बेनिफिट उसका 14,000 निकला। और गुजरांवाला वाली जो जॉब है उसके अंदर सैलरी तो ज़्यादा है 20,000, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है 7,000, तो नेट बेनिफिट निकला 13,000। सो रैशनल चॉइस यही है कि जो ए जॉब है वो बेटर है रैशनल चॉइस के मुताबिक। सो प्रोड्यूसर किस तरीके से डिसाइड करता है ऑप्टिमल चॉइस के बारे में? सो यहाँ पर एक केस स्टडी है एक तरह से कि नई प्रोडक्शन लाइन लगानी है कार मैन्युफैक्चरिंग की एक प्रोड्यूसर को। सो रैशनल डिसीजन के अंदर कॉस्ट और बेनिफिट शामिल होगा कार प्रोडक्शन का। कॉस्ट इसके अंदर होगी एडिशनल लेबर जो लगाया जा रहा है वो, एडिशनल रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है वो, एडिशनल पार्ट्स और कंपोनेंट जो खरीदे जा रहे हैं वो तमाम चीज़ें कॉस्ट में आ जाएगी। और बेनिफिट वो होगा जो एडिशनल रेवेन्यू हासिल होगा एडिशनल नंबर ऑफ कार को सेल करके। सो प्रॉफिटेबल तभी होगा इन्वेस्ट करना जब रेवेन्यू जो है एडिशनल कार को सेल करके जो एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है वो अगर ज़्यादा है एडिशनल कॉस्ट के मुकाबले में। नाउ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसके अंदर कोई पैसा नहीं दिया जाता लेकिन तब भी वो कॉस्ट होती है। इसमें क्या होता है? चूजिंग बिटवीन चॉइसेस के दरमियान चूज करना, यानी कि चूज करना एक अल्टरनेटिव को दूसरा अल्टरनेटिव के ऊपर। सो कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आप ये लेसन देख रहे हैं, इस लेसन की जगह आप सो भी सकते थे, खेल भी सकते थे या कोई और काम भी कर सकते थे, लेकिन आप ये लेसन देख रहे हैं तो आप पैसे तो कोई नहीं दे रहे लेकिन आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो पे कर रहे हैं।
और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही है कि कोई और काम छोड़ के आप ये काम कर रहे हैं। उसके बाद है फिर मार्जिनल कॉस्ट एंड दी मार्जिनल बेनिफिट्स। सो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट के ऊपर, यानी कि जो एडिशनल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट के ऊपर आती है जब एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स एंड सर्विस। तो एडिशनल यूनिट जब गुड्स या सर्विस का प्रोड्यूस किया जाता है तो उससे जो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है टोटल कॉस्ट के ऊपर, उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और इसी तरह से मार्जिनल बेनिफिट होता है इंक्रीमेंट टू टोटल बेनिफिट। टोटल बेनिफिट के अंदर जब इजाफा होता है कंज्यूम करने से एक एडिशनल यूनिट का गुड या सर्विसेज का, उसको मार्जिनल बेनिफिट कहते हैं। नाउ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये एक टूल है जिसके जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। सो इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी जो है वो रिसोर्सेज हैं, गिवन रिसोर्सेज हैं, उसके ज़रिए जो है वो एक कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो एक चीज़ कम प्रोड्यूस होगी। कोई भी कंपनी या कोई भी इकोनॉमी के अंदर जाहिर बात है अगर एक चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो एक चीज़ कम प्रोड्यूस होगी जितने रिसोर्सेज गिवन हैं उस उनके साथ। सो अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी जा रही है, दिखाया जा रहा है आपको टेबल के अंदर कि अगर एक फैक्ट्री जो है वो उसके पास दो चीज़ें हैं प्रोड्यूस करने के लिए गिवन रिसोर्सेज से, राइस या राइस बैग्स और दी कॉटन बुशल्स। अगर राइस बैग 0 प्रोड्यूस होते हैं तो कॉटन बुशल्स 10, राइस बैग 1 प्रोड्यूस होगा, कॉटन बुशल्स 9। सो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 हो गई। और उसके बाद राइस बैग अगर 2 प्रोड्यूस होंगे तो कॉटन बुशल्स 7 होंगे, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 हो गई। और राइस बैग अगर 3 प्रोड्यूस होंगे, कॉटन बुशल्स 4 प्रोड्यूस होंगे, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 हो गई। और राइस बैग अगर 4 प्रोड्यूस होंगे तो कॉटन बुशल्स जो है वो 0 प्रोड्यूस होंगे, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 4 है। और इसी चीज़ को यहाँ ग्राफ के जरिए दिखाया जा रहा है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये इसी चीज़ का ग्राफ बना दिया गया है। और यहाँ पर ए और बी पॉइंट है। अब ए पॉइंट जो वो इनएफिशिएंट पॉइंट है, अगर एक इकोनॉमी या एक कंपनी जो है वो रिसोर्सेज को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर रही तो वो ए पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस करेगी, ए पॉइंट के ऊपर ग्राफ हो सकता था। और बी पॉइंट जो वो इम्पॉसिबल पॉइंट है, जो गिवन रिसोर्सेज है उनके साथ बी पॉइंट तक नहीं पहुँचा जा सकता। रिसोर्सेज बढ़ाए जाए तब बी पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ आखिर में आपका जो टॉपिक है इस लेसन का। सो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इंक्रीज होना प्रोडक्शन में गुड्स और सर्विसेज की कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल अगर ज़्यादा जो है वो आउटपुट होता है, प्रोड्यूस ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, सो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। कंट्री के अंदर पिछले साल जितना आउटपुट आ रहा था उससे ज़्यादा इस साल अगर आउटपुट आ रहा है कंट्री के अंदर, सो उसको हम कहेंगे इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ग्रोथ हुई है इकोनॉमी के अंदर। तो ये हुआ लेसन नंबर 2 कंप्लीट। सो नाउ द लेसन नंबर 3 जिसका टाइटल है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले है गुड मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। गुड मार्केट क्या होती है? एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है फाइनल गुड या सर्विसेज को। और इसके बाद है फिर फैक्टर मार्केट्स। फैक्टर मार्केट्स ऐसी मार्केट होती हैं जहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है सर्विसेज को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। उसके बाद है फिर अजम्पशन। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन जो है वो एक बिलीव है या फिर फीलिंग है कि कोई चीज़ जो है ट्रू है या फिर कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है, ऑल्दो उसका कोई प्रूफ ना भी हो। सो एक ऐसी चीज़ जिसको बगैर किसी सबूत के सच्चा या यकीनी तौर पर कबूल किया जाता है। और इकोनॉमिस्ट जो है वो फ्रीक्वेंट जो है वो यूज़ करते हैं अजम्पशन का। अक्सर आप देखेंगे आगे चल के कई सारे अजम्पशंस आपको दिखाई देंगे। उसके बाद है फिर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन से मुराद होता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई भी फर्म या कंज्यूमर इतना बड़ा नहीं होता कि वो मार्केट प्राइस को अफेक्ट कर सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंज्यूमर और फर्म्स होती हैं। उसके बाद है फिर डिमांड एनालिसिस जिसके अंदर है शॉर्टेज। शॉर्टेज क्या है? शॉर्टेज से मुराद एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर डिमांड एक्सीड कर जाती है सप्लाई को, और सरप्लस से मुराद ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक्सेस सप्लाई होती है, उल्टा है सरप्लस शॉर्टेज का। नाउ द प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म से मुराद वो सिस्टम जहाँ पर डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन करती हैं प्राइस जो है वो कमोडिटीज़ की। उसके बाद है फिर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स एक ऐसे गुड्स को कहा जाता है जिनकी क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जाती है जैसे जैसे कि कंज्यूमर की इनकम ऊपर गई। जब कंज्यूमर की इनकम ऊपर जा रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी नॉर्मल गुड्स की ऊपर जाती है। इसकी एग्जांपल ली जाए तो वो एग्जांपल है आईफोन की। और उसके बाद फिर इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स जो है या तो लो क्वालिटी के होंगे या फिर आउटडेटेड होंगे, पुराना जो है वो मॉडल या डिज़ाइन हो सकता है। सो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाती है जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद फिर गिफिन गुड। गिफिन गुड जो है वो इन्फीरियर गुड की ही सब कैटेगरी है और ये प्राइस मैकेनिज्म को ब्रेक कर देता है। इसकी जब प्राइस बढ़ती है तो इसकी जो डिमांड होती है वो उसके अंदर इजाफा हो जाता है। नाउ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है कि
लोग जो है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, दूसरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जब एक प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर इजाफा हो जाता है। जब एक प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर इजाफा हुआ तो जो उसका जो सब्सटीट्यूट है, मुतबादिल है, लोग वो चीज़ यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। और उसके बाद है फिर इनकम इफेक्ट। सो इनकम इफेक्ट के मुताबिक इनकम जब इंक्रीज होती है सो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है गुड की, किसी गुड की, तो उसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। सो चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड्स और सर्विस, तो चेंज आता है कि डिमांड में गुड्स या सर्विस की, और वो इस वजह से आता है कि चेंजेस आ जाती हैं कंज्यूमर की परचेजिंग पावर में। और वो परचेजिंग पावर में चेंज इस वजह से आती है क्योंकि उसकी रियल इनकम के अंदर चेंज आ रहा है। जब रियल इनकम के अंदर इजाफा हो रहा है तो परचेजिंग पावर बढ़ रही है, और परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से उसकी जो डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद फिर प्राइस इफेक्ट्स। प्राइस इफेक्ट के मुताबिक व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, और प्राइस इफेक्ट जो है वो बराबर होता है इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स के। अब सब्सटीट्यूट्स हैं क्या? सब्सटीट्यूट से मुराद वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, एक दूसरे के साथ एक तरह से मुकाबला करते हैं, और सब्सटीट्यूट किया जा सकता है एक दूसरे से, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि बटर और मार्जरीन है, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लू बैंड जो है वो मार्जरीन है, लोग उसको बटर समझ के इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद है फिर कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट शू और राइट शू है, और ब्रेड एंड बटर है, और इसी तरह फ़ोन एंड हेडफोन है, और इस तरह और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद है फिर डिमांड। अब डिमांड क्या है? डिमांड से मुराद होता है क्वांटिटी जो कि कंज्यूमर विलिंग और एबल टू बाय करता है प्रोडक्ट को वेरियस प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट बायर्स विश टू परचेज। वो क्वांटिटी होती है गुड की जो कि बायर जो है वो विश करता है परचेज करने की एट ईच कंसीवेबल प्राइस, यानी कि ईच एक्सेप्टेबल प्राइस के ऊपर। लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक तमाम दूसरे फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, सब तमाम दूसरे फैक्टर्स हैं कांस्टेंट, यानी कि उनके अंदर चेंज नहीं आ रहा। जब प्राइस बढ़ता है सो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। सो ये है लॉ ऑफ डिमांड, और इसी चीज़ को यहाँ पर टेबल के जरिए भी दिखाया जा रहा है। वेरियस कॉम्बिनेशंस दिखाए जा रहे हैं क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस के। जब भी प्राइस के अंदर कमी आती जा रही है, क्वांटिटी डिमांड के अंदर इजाफा होता जा रहा है। प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांड 3.5 है। इसी तरह प्राइस घटते घटते 1 हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 11 तक पहुँच जाती है। और इसी चीज़ को यहाँ ग्राफ के जरिए भी दिखाया जा रहा है। डिमांड कर्व कहलाया जाता है ये ग्राफ, और ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान। जब कभी भी प्राइस जो है वो घटता जाएगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, यही चीज़ यहाँ ग्राफ में दिखाई जा रही है कि प्राइस जैसे जैसे हम नीचे आएंगे प्राइस घटता जा रहा है, और क्वांटिटी डिमांड जो है वो उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। जैसे उसके बाद है फिर डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन जो है वो इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड की, और इसका जो फार्मूला है वो है क्यू डी इज इक्वल टू द एफ, यानी कि क्यू डी क्वांटिटी डिमांड फंक्शन है किसका? पी जी टी, पी एस आई टू पी एस एन, पी सी आई टू पी सी एम, वाई बी एंड पी जी ई टी प्लस। सो यहाँ पर पी जी जो है वो प्राइस ऑफ द गुड्स है, टी जो है वो टेस्टिस है, पी एस आई टू पी एस एन जो है वो प्राइजेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स है, पी सी आई टू पी एस एम जो है वो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, वाई जो है वो इनकम है, बी जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, पी जी ई टी प्लस 1 जो है वो फ्यूचर प्राइजेस हैं। सो उसके बाद फिर शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। अच्छा, अब आपको पीछे बताया गया था कि जब प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क आता है। प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड के अंदर फ़र्क आता है, लेकिन कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं जब वो चेंज होते हैं तो उनसे पूरी की पूरी डिमांड कर्व चेंज हो जाता है, पूरी की पूरी डिमांड चेंज हो जाती है जब दूसरे फैक्टर्स चेंज होते हैं। तो या तो डिमांड कर्व राइट शिफ्ट करेगा यानी कि बढ़ेगी डिमांड, और वरना फिर लेफ्ट शिफ्ट करेगा यानी कि डिमांड कर्व होगी। तो वही कुछ फैक्टर्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। सो फैक्टर्स जो कि चेंज करते हैं डिमांड को। इंक्रीज अगर इनकम होती है तो उससे क्या होता है कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि डिमांड का राइट शिफ्ट कर जाएगा, और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। और अगर डिक्रीज हो जाती है इनकम सो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसी वजह से डिमांड का लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा, और इफेक्ट जो होगा प्राइस इक्विलिब्रियम पे डिक्रीज और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे भी डिक्रीज आ जाएगा। और इसी तरह दूसरे फैक्टर्स भी हैं, अगर आप इनको चाहें तो पढ़ लें, और इनको पढ़ना आपके लिए बेटर होगा ताकि आपको और ज़्यादा डिटेल मिल जाए दूसरे फैक्टर्स के बारे में। सो आखिर में है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व को जो है वो हासिल किया जाता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड के डिमांड कर्व्स को मिला के। जब बहुत सारे इंडिविजुअल हाउस होल्ड के जो डिमांड कर्व्स होते हैं उनको आपस में मिला दिया जाता है, और उससे जो एक कर्व हासिल किया जाता है वो होता है मार्केट डिमांड कर्व। और ये जो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है ये जो है मार्केट डिमांड का। तो ये हुआ लेसन नंबर 3 कंप्लीट।
नाउ द लेसन नंबर 4 जिसका टाइटल है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस कंटिन्यूड, और इसमें कंटिन्यूड है। सो सप्लाई क्या होती है? सप्लाई से मुराद होता है वो क्वांटिटी जो कि सेलर जो है वो सेल करना चाहता है एट ईच कंसीवेबल प्राइस पे, यानी कि एक्सेप्टेबल प्राइस के ऊपर। सो लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक क्वांटिटी सप्लाई जो है वो ऊपर जाती है जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है। जितनी ज़्यादा प्राइस ऊपर जाएगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा होगा, और ऐसा इस वजह से होता है कि हायर प्राइसेस की वजह से हायर प्रॉफिट होता है। सो फर्म जो है वो प्रोड्यूस करना चाहेगी, जाहिर बात है, ज़्यादा। और यही चीज़ यहाँ पे सप्लाई स्केड्यूल के ज़रिए दिखाई जा रही है। प्राइस के अंदर जैसे जैसे कमी आती चली जा रही है, क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर कमी आती चली जा रही है। सो प्राइस 5 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 75 है, और अगर प्राइस 1 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 10 हो गई। और यही बात सप्लाई कर्व के जरिए दिखाई जा रही है, जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है, जारी बात है, क्वांटिटी सप्लाइड का और प्राइस का। सो जैसे जैसे प्राइस के अंदर इजाफा हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर भी इजाफा होता जा रहा है, इसी वजह से कर्व ऊपर जाता जा रहा है। नाउ दी सप्लाई फंक्शन, ये जो इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन है सप्लाई की। सो QS यानी कि क्वांटिटी सप्लाई फंक्शन है PG CG A1 to AN J1 to JM RA PG ET प्लस 1 का। यहाँ पर QS जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड है, PG जो है वो प्राइस ऑफ द गुड्स है, A1 to AN जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स है, और J1 to JM जो है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द गुड्स जॉइंटली सप्लाइड है, और R जो है वो रैंडम एंड अदर नेचर एंड अदर रैंडम शॉक्स है, और A जो है वो एम्स ऑफ प्रोड्यूसर्स है, और PGE जो है वो एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द गुड है, और T1 जो है वो एट सम फ्यूचर टाइम। सो उसके बाद है फिर प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सो प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन अराइज होता है जब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि चेंज जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में वो चेंज इन डिमांड की वजह से या फिर चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई दोनों की वजह से है। सो उसके बाद है फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती है तो अमाउंट ऑफ सप्लाई भी जो है वो चेंज होता है। एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, यानी कि सब्स्टिट्यूट जो होती हैं सप्लाई के अंदर। और उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गुड्स इन जॉइंट सप्लाई। जॉइंट सप्लाई से मुराद ये होता है कि जो कि जॉइंटली सप्लाई होती हैं, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी के अंदर पेट्रोल की सप्लाई अगर इजाफा होता है उसके अंदर, तो डीजल की भी सप्लाई के अंदर जो है वो इजाफा होगा। सो इसको हम जॉइंटली सप्लाई कहते हैं, जॉइंट सप्लाई। और उसके बाद नेचर एंड अदर रैंडम शॉक है। नेचर शॉक जो है वो प्रॉब्लम जो है वो नेचर की वजह से होती है, और अदर रैंडम शॉक में कोई भी रैंडमली शॉक आ जाता है, जैसे कि कोरोना आया था। सो वो जो एक रैंडम शॉक था। उसके बाद एम्स ऑफ प्रोड्यूसर के जो मकसद है, मकासद हैं वो, और एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोड्यूसर की क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो ये सारे जो वो डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के। नाउ द डिटर्मिनेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सप्लाई ऑफ बटर। अब डिटर्मिनेंट्स हैं बटर की सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर रिडक्शन होती है, कमी आती है बटर कॉस्ट में, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। और अगर चीज़ या क्रीम जो है वो लेस प्रॉफिटेबल है, सो बटर वुड बी सप्लाई मोर। और अगर इंक्रीज हो जाता है स्किम मिल्क की प्रॉफिटेबिलिटी में, सो सप्लाई इंक्रीज। और अगर वेदर कंडीशन फेवरेबल है तो सप्लाई इंक्रीज। और अगर कोई जाहिर बात है प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट कर रहा है प्राइस जो वो बढ़ने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, करीबी फ्यूचर में प्राइस जो वो बढ़ने वाले हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, वो स्टोर करके रखेगा जब तक प्राइस नहीं बढ़ जाते, वो ये करेगा। तो वो जो है लेस रिलीज करेगा, जाहिर बात है मार्केट को क्या फ्रोज करके रख लेगा, ताकि जब प्राइस बढ़े तो तब ज़्यादा सप्लाई करे। तो ये तमाम चीज़ें जो है होंगी। उसके बाद है फिर फैक्टर्स शिफ्टिंग सप्लाई का। वो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है। प्राइस के ज़रिए क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर फ़र्क पड़ता है। कर्व कभी भी शिफ्ट नहीं होता राइट या लेफ्ट। कर्व जो है वो ऊपर जा रहा है, प्राइस की वजह से कर्व जो है वो ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ी, तो आपको दिखाया गया था पीछे के वो कर्व जो है वो ऊपर जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट कर जाएगा, या तो राइट या लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। सो अगर लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो डिक्रीज हो जाएगा सप्लाई के अंदर, और अगर राइट शिफ्ट करेगा तो इंक्रीज हो जाएगा सप्लाई के अंदर। सो कुछ फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। सो अगर इंक्रीज इजाफा होता है रिसोर्स प्राइस के अंदर, तो उससे क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज। और अगर डिक्रीज हो जाते हैं रिसोर्स प्राइस, उससे सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी, और सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट कर जाएगा, और इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज। और इसी तरह और भी दूसरे फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं नीचे इसके। नाउ द इक्विलिब्रियम एक ऐसी हालत होती है जहाँ पे कोई भी शॉर्टेज या सरप्लस नहीं होता। इसमें जो है वो क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होती है, यानी कि पूरा का पूरा तवाजुन कायम होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर
वो पॉइंट जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इन दोनों के कर्व आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। सो क्वांटिटी सप्लाई का कर्व है जो ऊपर जा रहा है और क्वांटिटी डिमांड का कर्व नीचे जा रहा है, जो जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से, यही इक्विलिब्रियम है। और इसमें एक तवाज़ुन होता है क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई में। नाउ द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। सो इफ़ वी हैव द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, अगर हमारा डिमांड और सप्लाई फंक्शन ये है, क्यू डी जो है वो बराबर है 100 माइनस 10 पी के और क्यू एस जो है वो बराबर है 40 प्लस 20 पी के। सो इक्विलिब्रियम जो है वो क्यू डी यानी कि क्वांटिटी डिमांड बराबर है क्वांटिटी सप्लाई के। देयरफॉर हम क्यू डी की जगह पे पुट करेंगे 100 माइनस 10 पी को और क्यू एस की जगह पे हम पुट करेंगे 40 प्लस 20 पी को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी जो आएगा वो आएगा 2। अब जब पी हमारे पास 2 आ गया, सो अब 2 आने के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्राइस इन एनी ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन। सो जो पीछे आपको डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन दी गई है उनमें से किसी एक पे आप पुट कर देंगे पी को। सो यहाँ पर पुट किया गया है पी को, क्यू इज इक्वल्स टू 10 माइनस 100 माइनस 10 पी पे। यहाँ पे जो क्यू डी दिया गया है 100 माइनस 10 पी पे, यहाँ पे पी की वैल्यू को जब पुट किया गया यानी कि 2 को, सो हमारे पास जो क्यू आ रहा है वो आ रहा है 80। सो इसके मुताबिक जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 2 है और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो है हमारे पास 80। तो ये हुआ लेसन नंबर 4 कंप्लीट। सो नाउ द लेसन नंबर 5 जिसका टाइटल है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस कंटिन्यूड। सो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट कर सकता है, डिमांड कब शिफ्ट कर जाए, सप्लाई कब शिफ्ट कर जाए, या दोनों शिफ्ट कर जाए। और 8 पॉसिबिलिटीज होती हैं हमारे पास कि अगर डिमांड कब राइट शिफ्ट करता है और सप्लाई कब जो है वो टेल्डा है यानी कि शिफ्ट नहीं करता तो प्राइस ऊपर जाएगा, क्वांटिटी ऊपर जाएगी। डिमांड कब अगर शिफ्ट नहीं करता, सप्लाई कब राइट शिफ्ट करता है, सो प्राइस नीचे क्वांटिटी ऊपर होगा। डिमांड कब और सप्लाई कब दोनों राइट शिफ्ट करते हैं तो प्राइस जो है वो क्वेश्चन मार्क है इनके डिपेंड करता है कि कितना चेंज आया है और क्वांटिटी जो है वो ऊपर जाएगी। और डिमांड कर्व अगर राइट शिफ्ट करे और सप्लाई कर्व ना शिफ्ट करे तो प्राइस भी नीचे क्वांटिटी भी नीचे। और डिमांड कर्व अगर शिफ्ट ना करे, सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट हो तो प्राइस ऊपर क्वांटिटी नीचे। और अगर डिमांड राइट शिफ्ट करे सप्लाई लेफ्ट करे तो प्राइस ऊपर क्वांटिटी डिपेंड करता है। और डिमांड लेफ्ट और सप्लाई राइट हो तो प्राइस नीचे और क्वांटिटी डिपेंड करता है। और अगर डिमांड और सप्लाई दोनों लेफ्ट हो तो फिर प्राइस डिपेंड करता है और क्वांटिटी जो है वो नीचे होती है। सो पॉइंट नोट करने वाले इन 8 पॉसिबिलिटीज़ में जब कभी भी डिमांड कर्व जो वो शिफ्ट करता है, सो न्यू इक्विलिब्रियम वहाँ ऑब्टेन होता है जहाँ पर मूविंग अलोंग किया जाता है सप्लाई कर्व के, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर सिर्फ डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है, सप्लाई कर्व अपनी जगह पे मौजूद है। और जब कभी भी सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है तो न्यू इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होता है मूविंग अलोंग दी डिमांड कर्व के, यानी कि जब सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा तो जाहिर बात है डिमांड कर्व अपनी जगह पर रहेगा। और जब दोनों सप्लाई और डिमांड कर्व शिफ्ट करते हैं, सो वी विल फर्स्ट मूव करते हैं हम डिमांड कर्व के ऊपर एंड देन अलोंग दी सप्लाई कर्व। सो नाउ दी मार्केट फॉर बटर। अब बटर मार्केट का एक आपको छोटा सा केस स्टडी कराया जा रहा है कि क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी को बटर की अगर इनमें से कोई एक केस होता है, यानी कि राइज होता है अगर प्राइस ऑफ मार्जरीन तो डिमांड शिफ्ट कर जाएगी राइट पे और सप्लाई जो है वो लेफ्ट पे। और अगर राइज होता है डिमांड फॉर मिल्क, सो सप्लाई राइट पे शिफ्ट होगी और डिमांड जो है लेफ्ट पे। और अगर राइज होता है प्राइस ऑफ ब्रेड, सो डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगी। और अगर राइज होता है डिमांड ऑफ ब्रेड तो उससे क्या होगा, डिमांड जो वो राइट शिफ्ट करेगी। और अगर एक्सपेक्टेड राइज होता है प्राइस ऑफ बटर में नियर फ्यूचर में तो सप्लाई लेफ्ट और डिमांड राइट। और अगर टैक्स जो है वो होता है बटर प्रोडक्शन में, सप्लाई जो है वो लेफ्ट। और अगर एक न्यू इन्वेंशन हो जाता है लेकिन एक्सपेंसिव होता है रिमूव करने के लिए, एक ऐसा प्रोसेस का इन्वेंशन होता है कि जिसके जरिए रिमूव किया जाता है कोलेस्ट्रॉल को बटर से। और साथ में लॉ भी पास हो जाता है कि तमाम प्रोड्यूसर ने इसका इस्तेमाल करना है। तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड जो है वो लेफ्ट शिफ्ट और सप्लाई जो है वो राइट शिफ्ट। सो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस, गवर्नमेंट जो है वो जाहिर बात है इम्पैक्ट कर सकती है, असर डाल सकती है इक्विलिब्रियम पे 2 फंडामेंटल तरीकों से। गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर सकती है मार्केट के अंदर और मेंटेन कर सकती है मैक्सिमम प्राइस को या फिर मिनिमम प्राइस को गुड्स या सर्विसेज के लिए। सो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर है हमारे पास। सो प्राइस सीलिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक मैक्सिमम जो है वो प्राइस मैक्सिमम लिमिट जो है वो सेट कर देती है। और ये जो मैक्सिमम सेट करती है कि इससे ऊपर जो है वो प्राइस जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा, एक मैक्सिमम लिमिट लगा देती है। और ऐसा मेडिसिन के अंदर होता है। आपके सामने यहाँ दिखाया जा रहा है पीसी यानी कि प्राइस सीलिंग। इसकी जो लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन से ऊपर अगर कोई भी फर्म चार्ज करेगी वो इलीगल होगा और इस लाइन से नीचे अगर चार्ज करेगी वो लीगल कंसिडर किया जाएगा। और इसी की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आपको डिटेल चाहिए तो उसको आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद है प्राइस फ्लोर के अंदर जो है जाहिर बात है गवर्नमेंट जो है वो एक मिनिमम जो प्राइस है वो सेट कर देती है कि इससे कम पे जो है वो कम नहीं होनी चाहिए प्राइस। और ऐसा जो है वो ज़्यादातर वेजेस के अंदर होता है, यानी कि जो
उजरत या सैलरी वगैरह होती है उसके अंदर होता है। सो यहाँ पर जो है वो PF यानी कि प्राइस फ्लोर जो है वो सेट किया हुआ है। अब इससे लीगल नीचे अगर कोई जाएगा तो वो इलीगल होगा और इससे ऊपर होगा तो वो लीगल कंसिडर किया जाएगा, और इसी की डिटेल भी यहाँ पे दी गई है। सो रैशनिंग एंड द सप्लाई शॉक्स। सो दो तरीके हैं इसके, थ्रो टैक्स या फिर थ्रो सब्सिडी। टैक्स के अंदर क्या होता है कि टैक्स जो है वो पे करता है प्रोड्यूसर पे करता है, और इससे इंक्रीज हो जाती है सप्लाई प्राइस, और इसी वजह से सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है उल्टी तरफ, और प्राइस बढ़ जाते हैं, क्वांटिटी कमी हो जाती है। और थ्रो सब्सिडी जो है वो दी जाती है प्रोड्यूसर को, और इससे क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है प्राइस जो है वो, सप्लाई प्राइस डिक्रीज हो गया तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, प्राइस डिक्रीज हो जाता है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो सब्सिडी जो है वो टैक्स का उलट है। नाउ दी सोशल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट टू दी सोसाइटी। ये जो है वो कॉस्ट होती है इकोनॉमिक डिसीजन की, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, जो कि पूरी की पूरी सोसाइटी बर्दाश्त करती है। और मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या होती है? चेंज आना सोशल कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट, यूनिट चेंज इन आउटपुट। जब आउटपुट के अंदर जो यूनिट चेंज है उसके अंदर, यूनिट जो है उसके अंदर चेंज आ रहा है, तो उससे जो सोशल कॉस्ट के अंदर चेंज आता है उसको मार्जिनल सोशल कॉस्ट कहते हैं। इनके जितने आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर एक यूनिट का अगर इजाफा हो रहा है तो उससे जो चेंज आ रहा है सोशल कॉस्ट के अंदर, उसको हम कहेंगे मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो ये हुआ लेसन नंबर 5 कंप्लीट। नाउ वी हैव द लेसन नंबर 6 जिसका टाइटल है इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी की इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ के अंदर। एक फर्म जो कि यूज़ करती है एडवर्टाइजिंग चेंज करने के लिए प्राइसेस को, वो यूज़ करती है इलास्टिसिटी, और ज़्यादातर फर्म जो है वो सेट करती है प्राइसेस को इलास्टिसिटी को मद्देनजर रखते हुए। और अगर गवर्नमेंट जो है सारी बातें कलेक्ट करती है टैक्स के जरिए अपना रेवेन्यू, क्योंकि सारी बातें गवर्नमेंट टैक्स के जरिए अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती है, सो गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है टैक्स को प्रोडक्ट के ऊपर जिसकी या तो डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगी या फिर सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक होगी। और अगर गवर्नमेंट जो है वो बर्डन डालना चाहती है कंज्यूमर के ऊपर टैक्स का, तो वो चूज़ करती है ऐसी प्रोडक्ट जिसकी लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो। और अगर गवर्नमेंट जो है वो पेनलाइज करना चाहती है प्रोड्यूसर को, सो उसको लाजमी चूज़ करना होती है प्रोडक्ट जिसकी लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो। इलास्टिसिटी है क्या? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अनदर, यानी कि एक वेरिएबल की चेंज होने से दूसरे में किस हद तक फ़र्क आता है, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और इसकी 4 टाइप्स हैं: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनकम इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि पहला वाला है, इसका मतलब होता है कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी कि कितने परसेंट जो है वो चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड के अंदर परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से। और इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और उसके बाद है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज का मतलब होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से किस हद तक जो है वो चेंज आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर। सो इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इनकम इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि किस हद तक क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क आता है कंज्यूमर की इनकम के अंदर चेंज आने की वजह से। सो इसका फार्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द इनकम। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये थोड़ा डिफरेंट है। इसका मतलब ये होता है कि परसेंटेज चेंज आना क्वांटिटी डिमांड में एक गुड की आफ्टर अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर, यानी कि एक गुड की प्राइस के अंदर एक गुड की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, और वो इस वजह से चेंज आता है कि दूसरे गुड की प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है। सो इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी, यानी कि गुड बी की जो प्राइस है उसके अंदर जितने परसेंट चेंज आया उसकी वजह से परसेंटेज चेंज जो है वो डिमांड फॉर गुड ए में आया। सो अब परसेंटेज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एब्सोल्यूट नंबर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि डायरेक्टली लिख दें कि इतने चेंज आया उतना चेंज आया। उसकी वजह ये होती है कि जो कंपैरिजन करना होता है वो सारी बातें उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, कंपैरिजन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती, अदरवाइज कन्वर्जन करना पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये कि इससे हमें इस बात से बचने में मदद मिलती है कि यूनिट्स के किस साइज़ को तब्दील करना है। और इसके अलावा इससे हमें पता चलता है कि एक चेंज जो है वो कितना बड़ा है। वैसे अगर हम 2 रुपये से लेकर 4 रुपये तक का फ़र्क देखें तो ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाइज ये 100% चेंज है। सो इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा चेंज आता है डिमांड में एज़ कम्पेयर टू प्राइस। और इन इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि कम चेंज आता है परसेंटेज डिमांड के अंदर एज़ कम्पेयर टू प्राइस। प्राइस ज़्यादा
बढ़ेंगे या घटेंगे और डिमांड के अंदर कम फर्क आएगा, उसको हम कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड। आपके सामने कर्व दिखाए जा रहे हैं इन दोनों के। सो इलास्टिक डिमांड के अंदर आप देख सकते हैं कि प्राइस के अंदर P1 से P2 में इतना फर्क नहीं आया, लेकिन जो Q1 टू Q2 क्वांटिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, तो ये होती है इलास्टिक डिमांड। और इन इलास्टिक डिमांड में P1 टू P2 में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी के अंदर Q1 टू Q2 में बहुत कम फर्क आ रहा है। सो नाउ वी हैव द टोटल रेवेन्यू एंड द इलास्टिसिटी। सो इलास्टिक डिमांड जैसे कि आपको बताया गया कि ज़्यादा फर्क आता है जब कभी भी प्राइस के अंदर फर्क आता है, तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत बड़ा फर्क आता है। तो अगर प्राइस जो है वो बढ़ते हैं तो टोटल रेवेन्यू गिर जाता है। टोटल रेवेन्यू इस वजह से गिर जाता है कि ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है इस वजह से। और इन इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाता है, क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड की वजह से डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं गिरती। और ऐसा ज़्यादा तौर पे होता है बेसिक नेसेसिटी होती है लोगों की, बेसिक नीड वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि आटा है, चावल है, वहाँ पे ऐसा होता है। और इसी चीज़ का हमारे यहाँ पे नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाता है। सो अब दो फर्म्स की एग्जांपल दिखाई जा रही है। पहली फर्म है जिसकी इन इलास्टिक डिमांड कर्व है। सो इसका कर्व देख सकते हैं आप, इन इलास्टिक डिमांड कर्व है, तो प्राइस के अंदर 10 से 6 बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है, लेकिन इन इलास्टिक डिमांड की वजह से 90 से 100 इतना कम फ़र्क आया। और जब इसको पुट किया गया फार्मूले के अंदर, परसेंटेज चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस 0.15। सो इलास्टिसिटी फॉर फर्म 1 इज इक्वल टू माइनस 0.15। सो ये लेस देन 1 है, इससे पता चलता है हमें लेस देन 1 आ रही है फिगर, 0.15 जो है वो लेस देन 1 है। माइनस को आप इग्नोर कर दें, यहाँ माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इससे पता चलता है कि डिमांड का जो वो इन इलास्टिक है। जब कभी भी एक से कम फिगर आएगी तो इन इलास्टिक होगा डिमांड कर्व। और दूसरी फर्म है एग्जाम्पल दी गई है जिसका इलास्टिक डिमांड कर्व है, तो उसका आप कर्व देख सकते हैं 7 से 6 तक फर्क पड़ा, प्राइस के ऊपर बहुत कम फर्क पड़ रहा है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है 40 से 100 हो गई, बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। और जब फार्मूले पे इसको पुट किया गया, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो आया हमारे पास माइनस 3.6 आया। सो अब जाहिर बात है 3.6 जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो ये शो करता है कि डिमांड कर्व जो है वो इलास्टिक है, इन इलास्टिक नहीं बल्कि इलास्टिक है। सो डिमांड कर्व यहाँ पे कितना आ रहा है, इलास्टिक आ रहा है हमारे पास। सो इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स, इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है 2 पॉइंट्स के दरमियान। सो यहाँ पर दिखाया जा रहा है 2 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है K और L। सो इलास्टिक डिमांड कर्व, सो इस फिगर के अंदर इलास्टिसिटी फ्रॉम पॉइंट K टू L इज -4। अब जो यहाँ पर इलास्टिसिटी है, प्राइस जो है वो 8 to 6 चेंज हुआ है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 18 to 16। अब इसको फार्मूले के अंदर जब पुट किया गया, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -4। सो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, जाहिर बात है 4 जो है वो 1 से ज़्यादा है। सो ये इलास्टिक है, और वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट फॉर इन इलास्टिक डिमांड कर्व। सो अब जो है वो आर्क इलास्टिसिटी असल में क्या है? आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर करती है इलास्टिसिटी 2 पॉइंट्स के दरमियान एक कर्व के ऊपर, यानी कि 2 पॉइंट होंगे एक कर्व के ऊपर, तो उनके दरमियान जो इलास्टिसिटी है वो आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर करती है। सो इट मेजर्स इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व यूजिंग अ मिड पॉइंट बिटवीन द 2 कर्व। उसके बाद है फिर पॉइंट इलास्टिसिटी। सो पॉइंट इलास्टिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है जब चेंज जो है वो प्राइस के अंदर बहुत ही छोटा होता है तब। सो फार्मूला है इसका चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू, और दिस फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज डी क्यू डिवाइडेड बाय डी पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू, और डी जो है वो इन्फिनेटली स्मॉल चेंज इन प्राइस है। और पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर क्वाड्रेटिक डिमांड फंक्शन, सो क्वाड्रेटिक डिमांड फंक्शन जो है वो है क्यू डी इज इक्वल टू दी 16 माइनस 15p प्लस पी स्क्वायर। सो अब आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि p की जो वैल्यू है 0 से लेकर 3 तक दी गई है। पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। जब इसको पुट किया जाता है क्यू डी इज इक्वल टू 60 माइनस 15p प्लस पी स्क्वायर इसके अंदर, तो पहले आएगा 60
फिर आएगा 46, फिर 34 और फिर 24, और इसी चीज़ को यहाँ पे ग्राफ से भी शो किया गया है। तो ये हुआ लेसन नंबर 6। नाउ वी हैव द लेसन नंबर 7 जिसका टाइटल है इलास्टिसिटी इज कंटिन्यूड। सो हमारे पास है सबसे पहले इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड जो है वो लेस देन 1 होती है, जब कभी भी फिगर आएगी इन इलास्टिक डिमांड की वो लेस देन 1 होगी। सो इन इलास्टिक डिमांड में अगर प्राइस बढ़ता है, सो अगर प्राइस बढ़ेगा सारी बात है तो माइनर डिक्रीज होता है क्वांटिटी डिमांड के अंदर, बहुत कम जो है वो कमी आती है क्वांटिटी डिमांड में। इसी वजह से टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाता है जब कभी भी प्राइस जो है वो बढ़ता है, और अगर प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, सो टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और अब है इलास्टिक डिमांड जो कि एक से ज़्यादा होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जब कभी भी प्राइस बढ़ता है सो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाती है बहुत ज़्यादा। सो इसी वजह से जब प्राइस बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू गिर जाएगा, और अगर प्राइस घटेगा तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सो नाउ द यूनिट इलास्टिक डिमांड जो कि 1 के बराबर होती है, इसकी फिगर हमेशा 1 के ही बराबर आएगी। सो इसमें क्या होता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड सेम चेंज आता है, दोनों के अंदर एक बराबर चेंज आएगा। जितना ज़्यादा अगर प्राइस बढ़ेगा तो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी, और अगर प्राइस गिरेगा जितना उतनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। सो इसके अंदर रेवेन्यू हमेशा सेम रहता है, और यही चीज़ टेबल से दिखाई जा रही है आपको। प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही गिरती जा रही है, टोटल रेवेन्यू लेकिन सेम है 1000। सो कर्व जो होगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का वो हाइपरबोला होगा, और उसके बाद है डिटर्मिनेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। सो जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट होते हैं उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, और जितना परसेंट एक शख्स इनकम का स्पेंड करता है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी पाई जाती है। अगर एक शख्स 1% स्पेंड कर रहा है और दूसरा शख्स 10% स्पेंड कर रहा है तो जाहिर बात है 10% स्पेंड करने वाले की ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। और टाइम पीरियड से भी फ़र्क पड़ता है, डिमांड जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है लॉन्ग रन में एज कम्पेयर टू शॉर्ट रन के मुकाबले में। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन डिमांड कर्व। एडवर्टाइजिंग का क्या इफेक्ट होता है डिमांड कर्व के ऊपर? एडवर्टाइजिंग जो है वो डिमांड कर्व को इन इलास्टिक बना देती है ब्रांड लॉयल्टी के थ्रू, और डिमांड कर्व को राइट शिफ्ट किया जाता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, लोगों को परसुएट किया जाता है कि वो बाय करें। और उसके बाद है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई प्राइस, यानी कि परसेंटेज चेंज आना क्वांटिटी सप्लाई में, और वो इस वजह से चेंज आता है कि परसेंटेज चेंज आता है जब सप्लाई प्राइस में। सो उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और आपके सामने 3 जो है वो कर्व दिखाई दे रहे हैं। इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है सबसे ऊपर वाला, और उससे नीचे जाएं तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व, और सबसे नीचे इलास्टिक सप्लाई कर्व। जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी कर्व के अंदर पाई जाएगी उतना ज़्यादा कर्व बैठा हुआ होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। सो जब इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया जाता है 2 पॉइंट्स के दरमियान सेम कर्व पे, उसमें शामिल होता है आर्क इलास्टिसिटी मेथड। और अगर कैलकुलेट किया जाता है इलास्टिसिटी को सिर्फ एक सर्टेन पॉइंट पे, उसके अंदर शामिल होता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। और आखिर में है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो अगर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है तो लोअर विल बी द सप्लाई, सप्लाई जो है वो लोअर होगी, और अगर लोअर होगी कॉस्ट तो मोर विल बी द सप्लाई, सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी। और दूसरा है कि आपको तय करना होगा कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में कितनी सप्लाई जो है वो की गई है। तो ये था लेसन नंबर 7। नाउ द लेसन नंबर 8 जिसका टाइटल है इलास्टिसिटीज कंटिन्यूड। सो इसमें सबसे पहले है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर मेजर किया जाता है रिलेशनशिप को कंज्यूमर की इनकम के दरमियान और डिमांड फॉर अ सर्टेन गुड। सो कितना चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड में इनकम की वजह से, ये चीज़ देखी जाती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इसका फार्मूला है चेंज इन क्यू विच इज द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू क्वांटिटी, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय इनकम। सो आपके सामने 2 कर्व दिखाई दे रहे हैं। सो ऊपर वाला जो है वो लेस इनकम इलास्टिक है जो कि लेस देन 1 है, और नीचे वाला है मोर इनकम इलास्टिक जो कि मोर देन 1 है। सो जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ज़्यादा कर्व जो है वो बैठा हुआ होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। उसके बाद है फिर टेबल जिसके अंदर दिखाया जा रहा है इनकम जब 10,000 से 12,000 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 से बढ़ के 105 हो गया। सो इसको जब फार्मूले के अंदर पुट किया गया तो आंसर आया 0.25। अब आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब जो है वो गुड जो है वो नॉर्मल है, और लेस देन 1 आया आंसर। सो लेस देन 1 की वजह से इनकम इन इलास्टिक है, मोर देन 1 होता तो इनकम इलास्टिक होती। अब इसके कुछ डिटर्मिनेंट्स है हमारे सामने। पहला है कि किस हद तक गुड ज़रूरी है, दूसरा है गुड से कितना सेटिस्फाई है, और तीसरा है ये कि कंज्यूमर की कितनी इनकम है, इनकम कितनी है। नाउ द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि तमाम फैक्टर को
फुली एडजस्ट नहीं किया जा सकता, जबकि लॉन्ग रन के अंदर तमाम फैक्टर्स को फुली एडजस्ट जो है वो किया जा सकता है, तमाम फैक्टर्स को जो है वो चेंज किया जा सकता है। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट, इसके अंदर जो है वो क्या है, गुड्स एंड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन, और कुछ की जो है वो पॉजिटिव है, कुछ की नेगेटिव है। अब इस पूरे को आप चाहें तो आप इसको रीड कर लीजिएगा अपने हैंडआउट से या फिर इन स्लाइड्स को डाउनलोड करके। उसके बाद है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड व्हेन द प्राइस ऑफ अनदर गुड्स चेंजेस, यानी कि एक गुड की क्वांटिटी डिमांड में कितना फ़र्क आ रहा है जब दूसरे गुड की प्राइस के अंदर फ़र्क आता है, चेंज आता है, तो इस चीज़ को मेजर करता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसका फार्मूला है चेंज इन दी क्यू ए क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्यू ए क्वांटिटी ऑफ ए, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे चेंज इन दी पी बी विच इज़ द प्राइस ऑफ बी डिवाइडेड बाय पी बी प्राइस ऑफ बी। और टेबल में आपको दिखाया जा रहा है प्राइस जब 10 से 12 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो ए की 100 से 140 हो गई, और इसको जब पुट किया गया, फार्मूले लगाया गया, आंसर आया हमारे पास 2। सो अब 2 आने की वजह से हमें पता चलता है कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा, तो गुड सब्सटीट्यूट है और डिमांड जो है वो प्राइस इलास्टिक है, एक से ज़्यादा है ना, 2 जो है वो एक से ज़्यादा इस वजह से। उसके बाद है फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके डिटर्मिनेंट्स हैं। सो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, और टेस्ट प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि जो लोगों का टेस्ट होता है ज़ाहिर बात है और प्रेफरेंस है वो चेंज हो सकता है। और उसके बाद है फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी कि इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन विच साइड, किस साइड के ऊपर जो है वो टैक्सेशन का इफेक्ट है। सो जितनी ज़्यादा इन इलास्टिक डिमांड होती है उतना ज़्यादा कंज्यूमर के ऊपर बर्डन होता है, क्योंकि टैक्स का बर्डन या तो प्रोड्यूसर को उठाना है या कंज्यूमर ने उठाना है। तो जितनी ज़्यादा इन इलास्टिक डिमांड होती है उतना ज़्यादा कंज्यूमर के ऊपर बर्डन होता है टैक्स का। अब आपके सामने 3 कोर रूल हैं इलास्टिसिटी के। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी का, जिसके अंदर 1 जो है दरमियान में, अगर 1 से ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी है, और अगर 1 से कम है तो इन इलास्टिक है। और दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी का, अगर पॉजिटिव है तो नॉर्मल गुड है और अगर नेगेटिव है तो इन्फीरियर गुड है। और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी का, अगर पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट्स और अगर नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट। तो ये हुआ लेसन नंबर 8। नाउ वी हैव द कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस। सो स्केर्सिटी एंड रैशनल चॉइस। स्केर्सिटी के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। स्केर्सिटी सारी बातें, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते। सो मनी रिसोर्स, पैसा भी ज़ाहिर बात है लिमिटेड होता है, इनकम हर किसी की लिमिटेड होती है, और ज़ाहिर बात है उसी लिमिटेड इनकम को स्पेंड किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। सो इसका आंसर होता है रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस के ज़रिए जो है ज़ाहिर बात है कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस जो है वो किया जाता है। सो उसके बाद है इग्नोरेंस एंड इररेशनैलिटी। कुछ लोग जो है वो रैशनल तो होते हैं लेकिन वो इग्नोरेंट होते हैं फ्यूचर के बारे में, क्योंकि फ्यूचर के बारे में किसी को भी परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक शख्स वॉशिंग मशीन खरीदता है, एक जगह मिल रही है 3800 की और एक जगह 4000 की मिल रही है, उसने 3800 की खरीद ली। वो डिसीजन रैशनल है, लेकिन खरीदने के कुछ वक्त बाद उसमें फॉल्ट आया था, और वो फॉल्ट इस वजह से नहीं आता कि दुकानदार जो है वो उसने फ्रॉड किया है या फिर डिसीजन गलत था, बल्कि फॉल्ट इस वजह से आया कि वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, कुछ पीस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है। उसके बाद में कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच। ये 2 अप्रोचेस हैं एनालाइज करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को। सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता है कार्डिनल अप्रोच में, और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच होता है ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर। सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस या फिर कार्डिनल अप्रोच। सो कार्डिनल अप्रोच के अंदर क्या होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो असाइन किए जाते हैं, यानी कि नंबर्स, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर नंबर्स जो है वो असाइन नहीं किए जाते हैं बल्कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है। उसके बाद है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी के अंदर जो है वो सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जाता है, जो कि एक इंडिविजुअल हासिल करता है कंजम्पशन करते हुए कमोडिटीज़ को। उसके बाद है फिर टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी से मुराद होता है कि इंटायर सेटिस्फैक्शन जो कि एक शख्स हासिल करता है कंज्यूम करते हुए गुड्स या सर्विसेज को। और उसके बाद है फिर मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि एडिशनल यूटिलिटी जो कि मिलती है कंज्यूम करते हुए एक या एक से ज़्यादा यूनिट ऑफ गुड को, यानी कि जब एक्स्ट्रा जो यूनिट है गुड के उनको कंज्यूम किया जाएगा तो जो उससे एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपके सामने है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ के मुताबिक क्या होता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसके अंदर कमी आती रहती है। जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होती है किसी एक स्पेसिफिक गुड की, एक ख़ास गुड की,
तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसके अंदर कमी आती रहती है। जैसे आप बिस्किट खाते हैं तो पहला बिस्किट आप खाएंगे तो उसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, दूसरे के अंदर उससे कम होगी, तीसरे के अंदर उससे कम होगी, इसी तरह कम होते रहते एक वक्त आएगा जीरो हो जाएगी और माइनस में चली जाएगी। और यहाँ पे यही चीज़ दिखाई जा रही है बॉटल ऑफ कॉक के पहले पहले यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी 7 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 2 है, चौथे पे 1 है, पांचवें पे 0 है और छठे पे माइनस हो गई है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस पे होती है तो टोटल यूटिलिटी भी गिरना शुरू हो जाती है। सो टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, इसी चीज को कर्व के जरिए दिखाया जा रहा है कि टोटल यूटिलिटी 0 से स्टार्ट होती है और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक पहुंचती है, ए पॉइंट जो वो मैक्सिमम है और वो फिर गिरती चली जाएगी। और मार्जिनल यूटिलिटी शुरू में मैक्सिमम होती है और फिर वो गिरती चली जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो जीरो होती है और वो माइनस में चली जाती है। जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी वहीं पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। सो वी हैव द कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? डिफरेंस होता है जो कंज्यूमर पे करता है और कंज्यूमर पे करना चाहता है, उसको हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। और 3 पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तो कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करेगा एडिशनल यूनिट कमोडिटी के जब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बराबर हो जाती है प्राइस के। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है तो कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम इंक्रीज करेगा कंजम्पशन को, और कंजम्पशन इंक्रीज करने से क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिर जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लेस देन प्राइस है तो कंज्यूमर जो है वो डिक्रीज कर देगा कंजम्पशन को, और डिक्रीज कंजम्पशन से क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस होगी। उसके बाद आखिर में है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। सो एक कंज्यूमर जो है वो जाहिर बात है एक शख्स जो है वो कंज्यूम करता है कई सारी कमोडिटी। सपोज करें कि आप जो है वो 3 चीज़ें खरीदना चाहते हैं और आपके पास 100 रुपीज़ हैं। सो किस तरीके से आप 100 रुपीज़ को स्पेंड करेंगे कि आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो हासिल कर सकें। सो कितने यूनिट्स जो है वो बाय करना चाहिए 3 प्रोडक्ट्स के ताकि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया जा सके। सो इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल के मुताबिक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी मनी एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज सेम होगी, और कंज्यूमर यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर फॉर ऑल गुड जो है वो इक्वल है। और इसका यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो है MUA मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ A divided by PA, which is the price of A, is equals to MUB marginal utility of B divided by PB, which is the price of B, is equals to MUC marginal utility of C divided by price of C, PC। तो ये हुआ लेसन नंबर 10 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 10 जिसका टाइटल है कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस। इसमें सबसे पहले है सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड व्यूज ऑन द वैल्यू ऑफ गुड। 2 तरह के व्यूज हैं वैल्यू ऑफ गुड के ऊपर। सप्लाई साइड व्यू के मुताबिक वैल्यू ऑफ गुड जो है वो डिटरमाइंड होती है लेबर कंटेंट के थ्रू, यानी कि प्राइस जो है गुड्स की डिपेंड करती है लेबर के ऊपर जो कि वर्क करता है गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। और डिमांड साइड व्यू के मुताबिक जो है वो वैल्यू ऑफ गुड जो है वो डिटरमाइंड होती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी से, यानी कि डिपेंड करती है मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। इकोनॉमिस्ट जैसे कि रिकार्डो और कार्ल मार्क्स इनका फोकस था सप्लाई साइड के ऊपर और एडम स्मिथ का फोकस है डिमांड साइड के ऊपर। सो इसके बाद है डायमंड वाटर का पैराडॉक्स। सो ये छोटा सा केस स्टडी है। इसके मुताबिक डायमंड और वाटर जो है दोनों डिफरेंट जो है वो जाहिर बात है चीज़ें हैं, और वाटर जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, उसके बगैर इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता। लेकिन जाहिर बात है वाटर की जो प्राइस होती है वो बहुत कम होती है और डायमंड की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि डायमंड जाहिर बात है नॉर्मली एक इंसान के लिए ज़रूरत नहीं है। सो वाटर जो है वो वाइडली यूज़ होता है और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बहुत कम होती है, जबकि डायमंड जो है वो रेयरली यूज़ होता है और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत हाई होती है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, और इसी की एक डिटेल दी गई है जिसको आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं स्लाइड से भी और अपने हैंडआउट से भी। सो नाउ द अनसर्टेनिटी इन द कंजम्पशन डिसीजन एनालिसिस। अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी होना कि एनी नंबर ऑफ थिंग कुड हैपन इन द फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। सो यानी कि लैक ऑफ सर्टेनिटी होना या फिर श्योरनेस होना किसी भी एक इवेंट के बारे में, यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल होना। सो एक कंज्यूमर का जो रिस्पांस होता है अनसर्टेनिटी के बारे में वो डिपेंड करता है उसके एटीट्यूड के ऊपर कि रिस्क के बारे में उसका एटीट्यूड क्या है। वो रिस्क अवर्स है, रिस्क से डरने वाला कंज्यूमर है, या रिस्क लविंग है, या रिस्क न्यूट्रल है। सो रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब होता है चांस लेना पॉसिबिलिटीज असाइन करने के बाद। सो ऑड रेशियो है अब आपके सामने। ऑड रेशियो का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रेशियो होता है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी और फ्यूचर का रेशियो होता है। सो अ रिस्क न्यूट्रल पर्सन, एक रिस्क न्यूट्रल पर्सन वो होता है जो कि बाय करता है गुड को अगर ऑड रेशियो 1 से ज़्यादा है, और वो इंडिफरेंट होता है अगर ऑड रेशियो 1 के बराबर है, और वो बाय नहीं करेगा अगर ऑड रेशियो 1 से कम होगा। रिस्क अवर्स पर्सन जो होगा वो बाय नहीं करेगा, 1 से कम होगा ऑड रेशियो,
और वो तब भी बाई नहीं करेगा, 1 के बराबर होगा, और वो तब भी हो सकता है डिसाइड ना करे बाई करने को अगर ये ऑड रेशियो 1 से ज़्यादा है। जबकि रिस्क लविंग पर्सन ऐसा है जो कि बाई करेगा अगर ऑड रेशियो 1 से ज़्यादा है, 1 के बराबर है, और वो तब भी डिसाइड कर सकता है बाई करने के लिए जब ऑड रेशियो 1 से कम हो। सो एक एग्जांपल दी गई है, अगर सपोज करें 50% विनिंग चांस है, 50% लूजिंग चांस है, आप जो है वो कॉइन को टॉस करते हैं, हेड आएगा तो आपको दिए जाएंगे 100 रुपीज़, टेल आएगा तो आप देंगे 100 रुपीज़। तो आंसर इसका ये कि अगर आप रिस्क अवर्स पर्सन है, आप रिस्क से डरने वाले हैं, तो आप इस गेम को नहीं खेलेंगे, क्योंकि आप कंसिडर करेंगे कि आप जो है 100 रुपीज़ हार सकते हैं। गेम की जगह आप हारने को कंसिडर करेंगे, और अगर आप रिस्क लविंग पर्सन है तो आप जो है वो खेलेंगे। सो टोटल यूटिलिटी कर्व, सो टोटल यूटिलिटी कर्व की अगर हम बात करें तो रिस्क न्यूट्रल पर्सन के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और पर्सन में गो ऑन एनी साइड, और रिस्क अवर्स पर्सन के लिए कर्व जो है वो डाउनवर्ड या अपवर्ड हो सकता है। उसके बाद आखिर में है रिस्क हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या है कि इसका मतलब होता है एक इन्वेस्टमेंट की जाती है इस इंटेंशन के साथ, इस इरादे के साथ कि रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, रिस्क को कम किया जा सके, और उसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है इंश्योरेंस। नाउ द लेसन नंबर 11 जिसका टाइटल है कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस। सो द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। सो ऑर्डिनल अप्रोच या फिर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इसके मुताबिक क्या होता है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, यानी कि नापा नहीं जा सकता है, लेकिन उसको ऑर्डर किया जा सकता है एज पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और फिर उसके बाद है इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व है क्या? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफ है जो शो करता है कॉम्बिनेशन दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जिससे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। और अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है इंडिफरेंस कर्व। ये आप देख सकते हैं इंडिफरेंस कर्व है जो कि एक कर्व है, और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है गुड एक्स और गुड वाई के। अब इस पूरे ग्राफ के ऊपर सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी कंज्यूमर को, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ऊपर से नीचे तक सेम सेटिस्फेक्शन। अगर हम ऊपर आते हैं तो गुड वाई बहुत ज़्यादा है लेकिन गुड एक्स कम है, तो जितनी सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल रही है उतनी ही सेटिस्फेक्शन यहाँ मिल रही है, जहाँ पर गुड एक्स बहुत ज़्यादा है, गुड वाई बहुत कम है। सो उसके बाद है फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में पहले समझते हैं सब्सटीट्यूशन क्या है। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। ये वो रेट होता है जहाँ पर कंज्यूमर जो है वो गिव अप करता है कुछ अमाउंट एक गुड का, ताकि वो एक्सचेंज कर सके दूसरे गुड से, यानी कि दूसरे गुड को हासिल करने के लिए एक गुड का कुछ अमाउंट जो कंज्यूमर सेक्रीफाइस करता है या गिव अप करता है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। यानी कि एडिशनल यूनिट हासिल करने के लिए एक गुड का दूसरे गुड को कितना सेक्रीफाइस किया गया, ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसका फार्मूला है dy over dx is equals to mux marginal utility of x divided by marginal utility of y is equals to mrs। अब आपके सामने है इंडिफरेंस कर्व फॉर परफेक्ट सब्सटीट्यूट। सो इंडिफरेंस कर्व जो होता है परफेक्ट सब्सटीट्यूट के लिए वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। इंडिफरेंस कर्व को अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट के लिए बनाया जाएगा तो बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए होगा, कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक के साथ एक चीज़ इस्तेमाल होती है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। सो कॉम्प्लीमेंट के लिए इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो एल शेप का है, जो कि आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। नाउ द बजट लाइन इन इंडिफरेंस कर्व। सो बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन शो करती है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को सेम बजट के साथ, यानी कि सेम बजट के अंदर दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं, सो सपोज कर लीजिए बजट लाइन 100 रुपीज़ की बजट लाइन है। सो अगर आप गुड एक्स ज़्यादा खरीदेंगे तो गुड वाई कम खरीदेंगे, और गुड वाई ज़्यादा खरीदेंगे तो गुड एक्स को आप जो है वो कम खरीदेंगे। यही जो है वो बजट लाइन का जो है वो कॉन्सेप्ट है। सो ऊपर अगर आप आते हैं तो 100 रुपये के अंदर आपके पास गुड वाई बहुत ज़्यादा है लेकिन गुड एक्स बहुत कम है, और नीचे आप जाएंगे सो गुड एक्स बहुत ज़्यादा होंगे, गुड वाई बहुत कम होंगे। सो दो चीज़ों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेम बजट के साथ, उसको हम कहते हैं कि बजट लाइन। सो बजट लाइन से यही चीज़ शो की जाती है। Now the equation of the budget line in terms of y is equals to a plus bx. So kx plus ly is equals to m, और अगर ly को हम एक तरफ कर लेंगे तो माइनस kx plus m हो जाएगा, और l को हम नीचे लेंगे y is equals to माइनस kx divided by l plus m divided by i। सो यहाँ पर m जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, और k और l जो है वो प्राइस ऑफ टू गुड्स है, और m डिवाइडेड बाय l जो है वो इंटरसेप्ट है, और माइनस k डिवाइडेड बाय l जो है वो है px डिवाइडेड बाय py is equals to स्लोप। और बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो सकती है अगर टोटल बजट के अंदर शिफ्ट आ जाता है। जैसे कि सपोज करें यहाँ पर आपके पास 100 रुपीज़ थे,
अगर आपके पास 200 रुपीज़ आए थे तो बजट लाइन जो वो राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगी, पूरी की पूरी बजट लाइन, और 100 बजट लाइन जो वो शिफ्ट कर जाएगी। जैसे जैसे मनी इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन वो आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, यानी कि राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगी। और अगर रिलेटिव प्राइस रेशियो में फर्क आता है तो स्लोप बजट लाइन का उसके अंदर चेंज आ जाएगा, रेशियो चेंज होने से। इसके रेशियो के अंदर चेंज आएगा, अगर रेशियो के चेंज होने से बजट लाइन की स्लोप में चेंज आएगा, और अगर इनकम बढ़ जाएगी तो फिर पूरी की पूरी बजट लाइन ही शिफ्ट कर जाएगी। तो ये हुआ लेसन नंबर 11 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 12 जिसका टाइटल है कंज्यूमर बिहेवियर, कंजम्पशन साइड एनालिसिस कंटिन्यूड। सो द ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट फॉर द कंज्यूमर। तो कौन सा ऑप्टिमम पॉइंट होता है कंज्यूमर के लिए? ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर बजट लाइन टेंजेंट करती है हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को। इस पॉइंट के ऊपर स्लोप जो है इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन का बराबर होता है। इन अदर वर्ड्स MRS बराबर होता है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो आपके सामने यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन है। ये पिछले लेसन में आपको बताया गया था कि बजट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और कर्व जो आप देख रहे हैं ये जो है वो इंडिफरेंस कर्व है। सो जो टी पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट करता है बजट लाइन को, और यही पॉइंट है ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। उसके बाद है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन भी मालूम किया जा सकता है बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के जरिए। सो कई सारी बजट लाइन आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइंस, और टी पॉइंट आप देख रहे हैं जहाँ पर जाहिर बात है इंडिफरेंस कर्व है और बजट लाइन है। सो जो टी पॉइंट है ये पॉइंट है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पॉइंट है टी का जो पॉइंट है। सो फिगर ने ये बताया कि किस तरीके से कंज्यूमर मिनिमाइज कर सकता है अपनी कॉस्ट को। उसके बाद है नॉर्मल गुड्स एंड द गिवन गुड्स। सो नॉर्मल गुड वो होते हैं जिनकी कंजम्पशन के अंदर इजाफा होता है जब इनकम के अंदर इजाफा होता है, और इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी कंजम्पशन जो है वो गिर जाती है जब इनकम जो है वो इंक्रीज होती है, और गिवन गुड जो है वो इन्फीरियर गुड की सब कैटेगरी होती है। सो इसकी कंजम्पशन इंक्रीज होती है जब प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट की वजह से, और दोनों नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स का डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। नाउ दी इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व जो है एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके जरिए कॉम्बिनेशन शो किया जाता है दो गुड्स का जो कि मैक्सिमाइज करते हैं कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को डिफरेंट इनकम लेवल के ऊपर, और इनकम कंजम्पशन कर्व का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव किया जा सकता है एंजल कर्व को, जो कि शो करता है रिलेशनशिप इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान। तो आप देख सकते हैं एक तरफ इनकम है, एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड है, और दरमियान में एंजल कर्व है। सो एंजल कर्व जो है ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान नॉर्मल गुड की। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो नॉर्मल गुड की वो बढ़ रही है, और यहाँ पे यही चीज़ एंजल कर्व के जरिए दिखाई जा रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है ऊपर जा रही है, सो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो गुड एक्स की जो कि नॉर्मल गुड है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। नाउ दी प्राइस कंजम्पशन कर्व। सो प्राइस कंजम्पशन कर्व एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि शो करता है कंज्यूमर की कंजम्पशन चॉइसेस को, यानी कि ये शो करता है कि किस तरीके से कंज्यूमर की कंजम्पशन चॉइसेस जो है वो चेंज होती हैं जब प्राइस जो है गुड्स में से किसी एक की चेंज होती है। तो सो व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड चेंज, जब प्राइस जो है किसी एक गुड की चेंज होती है तो दो चीज़ें होती हैं। परचेसिंग पावर जो है कंज्यूमर की वो चेंज हो जाती है, यानी कि बजट लाइन जो है वो शिफ्ट कर जाती है, और सेकेंडली जो है स्लोप जो है बजट लाइन का चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव प्राइस रेशियो। सो नाउ दी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो होता है प्राइस राइज का वो हमेशा जो है वो नेगेटिव होता है, और उसके बाद फिर लिमिटेशन जो है वो इंडिफरेंस अप्रोच की लिमिटेशन, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो वो सिर्फ दो गुड्स के लिए पॉसिबल है, और एट बेस्ट अगर हम कहें तो तीन के लिए, और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि प्रैक्टिकली ड्राइव किया जाए इंडिफरेंस कर्व को। और कंज्यूमर जो है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है वो रैशनली बिहेव करेगा, और कंज्यूमर मे नॉट ऑलवेज रियलाइज द लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन दैट शी ओरिजिनली एक्सपेक्टेड। और कंज्यूमर जो है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है वो रियलाइज़ करे लेवल ऑफ यूटिलिटी कंजम्पशन से जो एक्सपेक्ट की हो, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मदद नहीं कर सकता अगर गुड्स में से एक जो है वो ड्यूरेबल गुड हो। तो ये हुआ लेसन नंबर 12। नाउ द लेसन नंबर 13 जिसका टाइटल है प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोडक्शन साइड एनालिसिस। सो फर्म क्या है? फर्म से मुराद कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि प्रॉफिट हासिल करती है मैन्युफैक्चरिंग के जरिए या फिर अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर कर। सो एक फर्म जो है वो फेस करती है तीन बेसिक क्वेश्चन: व्हाट शुड इट प्रोड्यूस, हाउ शुड इट प्रोड्यूस इट, एंड हाउ मच प्रॉफिट और नेट बेनिफिट विल द फर्म मेक। सो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ फर्म।
ट्रेडिशनल थ्योरी के मुताबिक जो है फर्म का बेसिक गोल जो होता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। प्रॉफिट जो है वो डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान। सो प्रॉफिट का फार्मूला यही है कि प्रॉफिट बराबर है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो टाइप्स ऑफ फर्म्स, फर्म की टाइप होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप होती है जिसका एक ही ओनर होता है, पार्टनरशिप होती है जिसके कई सारे ओनर्स होते हैं, और लिमिटेड कंपनी होती है जिसके कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। उसके बाद है फिर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है मैनेजमेंट स्किल या फिर पर्सनल इनिशिएटिव जिसका इस्तेमाल करते हुए रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव वेज के अंदर कंबाइन किया जाता है। नाउ द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक रिलेशनशिप है जो प्रोडक्टिव फैक्टर्स इस्तेमाल हुए उनकी क्वांटिटीज़ के दरमियान और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल हुआ है उसके दरमियान। और मैथमेटिकली इसको लिखा जा सकता है Q इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाई के एल एन ई टी पी, यानी कि Q जो है वो फंक्शन है के एल एन ई टी पी का। Q जो है वो आउटपुट है और K जो है वो कैपिटल है, L जो है वो लेबर है, N जो है नेचर रिसोर्सेज है, E जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप है, T टेक्नोलॉजी और P जो है वो पावर है। उसके बाद है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन फंक्शन है, ये शो करता है कितना आउटपुट आप जो है वो हासिल कर सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन से दो इनपुट के। और इसका फार्मूला है Q इज इक्वल्स टू ए के पावर अल्फा एंड L पावर 1 माइनस अल्फा। और यहाँ पर Q जो है वो आउटपुट है, L जो है वो लेबर इनपुट है, K जो है वो कैपिटल इनपुट है, और A और अल्फा और 1 माइनस ए जो है वो कांस्टेंट है डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजी। नाउ द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन से मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक दिन से लेकर 4 से 6 महीने तक। और एटलीस्ट जो है वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स होगा। सो एटलीस्ट एक इनपुट जो होता है इसके अंदर वो फिक्स होता है और दूसरे जो है वो वेरिएबल होते हैं। उसके बाद है फिर लॉन्ग रन। लॉन्ग रन से मुराद होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रेटर देन 4 to 6 मंथ। तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है लॉन्ग रन के अंदर वेरिएबल होते हैं। और उसके बाद और अगर हम बात करें एक्चुअल लेंथ जो होती है शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की जो है वो वेरी करती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री फ़र्क आता है उसके अंदर। और उसके बाद है फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। अब इस लॉ के मुताबिक जो है क्या होता है कि जो आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर जो मार्जिनल आउटपुट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का उसके अंदर कमी आती है। जो इंक्रीमेंटल आउटपुट होता है या फिर एडिशनल आउटपुट जिसको हम कह लें, जो एडिशनल आउटपुट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का उसके अंदर कमी आती है। वो कमी इस वजह से आती है कि सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर तो इजाफा हो रहा है और जो दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके अंदर इजाफा नहीं हो रहा, वो बिल्कुल सेम है, इक्वल है। सो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होने की वजह से जो मार्जिनल आउटपुट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का उसके अंदर कमी आ रही होती है, जो एडिशनल आउटपुट होता है उसके अंदर कमी आ रही होती है। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है। और आपके सामने टेबल के अंदर दिखाया जा रहा है कि जब एक फैक्टर के अंदर इजाफा होता जा रहा है जो कि नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड है, लेबर यानी कि, सो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो शुरू में बढ़ती है और एक वक्त ऐसा आता है वो मैक्सिमम हो जाती है 42 पे और फिर वो गिर जाती है 40 पे। और इस चीज़ को ग्राफ से भी दिखाया जा रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ फार्म वर्कर बढ़ रहे हैं सो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है उसके अंदर इजाफा हो रहा है, एक वक्त आता है मैक्सिमम पे पहुँच के फिर वो गिरना शुरू हो जाता है। नाउ दी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। सो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है? टोटल क्वान्टिटी है आउटपुट की जो कि एक फर्म प्रोड्यूस करती है फॉर अ गिवन क्वान्टिटी ऑफ इनपुट, गिवन क्वान्टिटी ऑफ इनपुट से। और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या होती है? इसके अंदर जो है वो टोटल आउटपुट को डिवाइड करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट एम्प्लॉयड, जो टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट एम्प्लॉय है उससे डिवाइड किया जाता है। और इसका फार्मूला है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ एफ डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एफ। और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जो आउटपुट के अंदर चेंज आ रहा है, आउटपुट के अंदर जो चेंज आ रहा है एक एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट से, एक एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट से जो आउटपुट के अंदर चेंज आ रहा होता है उसको हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। इसका फार्मूला है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ एफ इज इक्वल्स टू दी चेंज इन दी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन दी क्वांटिटी। सो उसके बाद है फिर रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। अब इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? सो अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इक्वल्स दी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट अगर बराबर है तो ऐसी सिचुएशन में एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होगी। और अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऊपर है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से, सो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर इजाफा होगा, राइज होगा। और अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बिलो है, नीचे है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से, सो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये हुआ लेसन नंबर 14। नाउ द लेसन नंबर 14 जिसका टाइटल है प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोडक्शन साइड एनालिसिस कंटिन्यूड। सो टू थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, दो थ्योरीज हैं प्रोडक्शन की, शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी और लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी। सो शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, इसके अंदर क्या होता है कि एक फैक्टर जो है वो फिक्स होता है और दूसरे जो है वो वेरिएबल होते हैं। जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी में तमाम फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। और उसके बाद है फिर एक फर्म जो है उसको 3 डिसीजंस का सामना करना पड़ता है
स्केल ऑफ प्रोडक्शन का, लोकेशन साइज ऑफ इंडस्ट्री और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। सो स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें है रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटेटिव चेंज आता है एक फर्म की आउटपुट के अंदर, और वो चेंज इस वजह से आता है कि प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है तमाम इनपुट के अंदर। और रिटर्न टू स्केल 3 तरह के होते हैं, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि लेस इनपुट होता है, मोर आउटपुट होता है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में सेम इनपुट सेम आउटपुट, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर मोर इनपुट लेस आउटपुट। सो रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर। सो रिटर्न टू फैक्टर जो है वो है शॉर्ट टर्म के लिए, और रिटर्न टू स्केल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए। सो रिटर्न टू फैक्टर हुआ शॉर्ट टर्म के लिए और रिटर्न टू स्केल हुआ लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद है द लोकेशन साइज ऑफ डिसीजन। तो लोकेशन डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, जो लोकेशन है रॉ मटेरियल सप्लायर की और जो लोकेशन है मार्केट की। और जो इंडस्ट्री का साइज होता है उससे जो है वो जाहिर बात है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ या डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होती है। और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है क्या? वैसे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो है उसके अंदर कमी आ जाती है। जब ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होते हैं सो प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है उसके अंदर इजाफा होता है, और जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट होती है उसके अंदर कमी आ जाती है। इसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितने बड़े पैमाने पे काम होता है तो उतना ज़्यादा जो है वो फिर कॉस्ट के अंदर कमी आ जाती है पर यूनिट। सो दो तरह की इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल वही होती है कि जिसके अंदर जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिपेंड करती है इंडस्ट्री के साइज़ के ऊपर, और इंटरनल इकोनॉमीज़ में जो होती है कॉस्ट पर यूनिट वो डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर, इंडिविजुअल फर्म यानी कि एक फर्म की साइज़ के ऊपर। और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को अगर हम देखें सो एक फर्म जो है वो बेनिफिट हासिल करती है एक्शन ऑफ अनदर फर्म, दूसरी फर्म के एक्शन से सेम इंडस्ट्री के अंदर। सो नाउ द डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब होती है जब एक कंपनी या बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और इतनी बड़ी हो जाती है कि कॉस्ट पर यूनिट जो है वो उसके अंदर इजाफा होना शुरू हो जाता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जब बड़ी हो जाती है एक फर्म। और फिर आखिर इसके बाद है फिर द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। सो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर वहाँ पर हासिल होता है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डॉलर स्पेंड ऑन ऑल यूनिट इज इक्वल। जहाँ पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है लास्ट डॉलर स्पेंड ऑन ऑल इनपुट, तमाम इनपुट के ऊपर वो बराबर होता है वहाँ पर। सो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन या फिर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन से मुराद फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि फर्म जो है एक फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है स्पेसिफिक क्वांटिटी आउटपुट की लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर। सो फर्म जो है वो क्या करेगी, चूज करेगी एक ऐसा कॉम्बिनेशन इनपुट का जहां पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो लास्ट डॉलर स्पेंड ऑन ऑल द इनपुट, तमाम डॉलर के ऊपर जो तमाम जो इनपुट हैं उनके ऊपर जो स्पेंड किया जाएगा वो बराबर होगा। जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होगी लास्ट डॉलर स्पेंड की, आखिरी जो डॉलर है उसकी स्पेंड की तमाम इनपुट के ऊपर वो बराबर होगी। सो MPPK which is the marginal physical product of capital divided by PK which is the price of capital बराबर है MPPL marginal physical product of labor divided by the price of labor। सपोज करें कि अगर बराबर नहीं है तो अगर इक्वल नहीं होंगे तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन करेगी फर्म जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करेगी। सो इट वुड बी पॉसिबल, सो ये पॉसिबल होगा कि रिड्यूस करे पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिफरेंट कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए लेबर और कैपिटल का। सो सपोज अगर MPPL यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर ज़्यादा है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल से, सो इसके अंदर क्या होगा कि फिर मोर लेबर, ज़्यादा लेबर जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कैपिटल। और जितने ज़्यादा जो है वो फिर लेबर इस्तेमाल होंगे सो डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, और उससे जो है वो क्या होगा कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो गिर जाएगा। और अगर कम और इसी तरह से कम जो है वो कैपिटल का इस्तेमाल किया जाएगा तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो उसके अंदर भी इजाफा होगा, और फिर जो है वो पॉइंट हासिल हो जाएगा जहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल बराबर होगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ लेबर के। तो ये हुआ लेसन नंबर 14 कंप्लीट।
नाउ द लेसन नंबर 15 जिसका टाइटल है प्रोड्यूसर बिहेवियर प्रोडक्शन साइड एनालिसिस कंटिन्यूड। सो आइसोकॉन्ट का लिटरल मीनिंग है इक्वल क्वांटिटी, और आइसोकॉन्ट क्या करता है, वेरियस कॉम्बिनेशन, बहुत से कॉम्बिनेशन शो करता है दो इनपुट के, और उन दो इनपुट से जो है वो सेम जो है वो जाहिर बात है सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट मिलता है, यानी कि दो इनपुट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट मिलता है। इसी चीज़ को आइसोकॉन्ट शो करता है, और आपके सामने आइसोकॉन्ट का कर्व मौजूद है, एक तरफ लेबर है और एक तरफ कैपिटल मौजूद है। तो इसके अंदर अगर हम ऊपर आते हैं तो कैपिटल बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत कम है, तो जितना आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है उतना ही आउटपुट हमें नीचे मिलेगा जहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा है और कैपिटल बहुत कम है। सो आइसोकॉन्ट कर्व के पूरे इस ग्राफ पे सेम जो है वो आउटपुट मिलेगा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ। नाउ द आइसोकॉन्ट मैप क्या है, आइसोकॉन्ट मैप जो है वो उसके अंदर कई सारे आइसोकॉन्ट कर्व शामिल होते हैं, कई सारे आइसोकॉन्ट कर्व मिलकर आइसोकॉन्ट मैप जो है वो बनाते हैं। उसके बाद है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसा रेट होता है जहां पर एक फैक्टर को इस तरह डिक्रीज किया जाता है कि सेम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को मेंटेन किया जाता है जब दूसरा फैक्टर बढ़ता है, यानी कि एक फैक्टर के अंदर इजाफा हो रहा है तो जब एक फैक्टर के अंदर इजाफा हो रहा है तो दूसरे फैक्टर को इस हिसाब से डिक्रीज किया जाएगा कि लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो सेम रहे, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के अंदर फ़र्क नहीं आए। सो MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो बराबर होता है चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन L, और रीअरेंजिंग के बाद चेंज इन K डॉट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू दी चेंज इन लेबर डॉट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और change in capital divided by change in L is equals to marginal physical product of labor divided by marginal physical product of capital. Also MRTS is equals to change in K divided by change in L is equals to MRTS, and MRTS is equals to marginal physical product of labor divided by the marginal physical product of capital. So आइसोकॉन्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है इलस्ट्रेट करने के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर्स। सो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, सेम डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट आइसोकॉन्ट्स, यानी कि सेम डिस्टेंस है डिफरेंट आइसोकॉन्ट्स के दरमियान, और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर डिस्टेंस जो है वो क्लोजर है जब राइट शिफ्टिंग है, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर डिस्टेंस क्लोजर है जब राइट शिफ्टिंग, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर डिस्टेंस इंक्रीजिंग है जब राइट शिफ्ट है। और कैपिटल जब फिक्स होता है तो आउटपुट को वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर ही बढ़ाया जा सकता है। जब अगर कैपिटल फिक्स है तो आउटपुट तभी बढ़ेगा जब वेरिएबल फैक्टर को जो है वो बढ़ाया जाएगा, और कोई भी डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं है अगर आइसोकॉन्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन है। सो आइसोकॉस्ट और बजट लाइन, सो कॉन्सेप्ट जो आइसोकॉस्ट का वो सिमिलर है बजट लाइन की तरह जो कि डेवलप हुई इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में। सो अगर प्राइस जो है वो दोनों इनपुट के इंक्रीज होते हैं सो आइसोकॉस्ट लाइन जो है वो शिफ्ट कर जाती है इनवर्ड्स, और अगर प्राइस जो है वो किसी एक इनपुट का इंक्रीज होता है सो ये बाहर निकल जाती है, और जो स्लोप है आइसोकॉस्ट का वो है PL डिवाइडेड बाय PK। सो आइसोकॉस्ट कॉम्बिनेशन कैन हेल्प आंसर, वो मदद कर सकता है आंसर देने में दो क्वेश्चन जो है उनका कि व्हाट इज़ द लीस्ट कॉस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पार्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि लीस्ट कॉस्ट वे कौन सा है प्रोड्यूस करने के लिए एक खास जो लेवल है आउटपुट का उसको प्रोड्यूस करने का, यानी कि लीस्ट कॉस्ट आए, बहुत ज़्यादा जो है वो कम कॉस्ट हो, बहुत ही कम कॉस्ट हो। और व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म कैन प्रोड्यूस गिवन अ सर्टेन बजट, यानी कि एक हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट क्या है जो फर्म प्रोड्यूस कर सकती है जितना बजट मिला है उस बजट के अंदर। नाउ द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, सो आर जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वो पॉइंट है जहाँ पर आइसोकॉन्ट कर्व जो है वो टेंजेंट कर रहा है बजट लाइन को। जो कर्व आप देख रहे हैं ये आइसोकॉन्ट कर्व है, और जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो है बजट लाइन। सो आर पॉइंट के ऊपर आइसोकॉन्ट कर्व जो है वो टेंजेंट कर रहा है बजट लाइन को, और यही जो है वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। नाउ दी संक कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट से मुराद होता है वो अमाउंट जो कि रिकवर नहीं किया जा सकता। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी होती है और उसको रिकवर्ड नहीं किया जा सकता। तो ये हुआ लेसन नंबर 15 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 16 जिसका टाइटल है प्रोड्यूसर बिहेवियर कॉस्ट एनालिसिस। सो इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि संक कॉस्ट को शामिल नहीं होना चाहिए रैशनल पर्सन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शामिल हो जाना चाहिए। उसके बाद है फिर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो कि वेरी करती है, इसके अंदर इजाफा होता है जब आउटपुट के अंदर इजाफा होता है। और उसके बाद है फिर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कि फिक्स रहती है, इसके अंदर इजाफा नहीं होता जब आउटपुट के अंदर इजाफा होता है। और उसके बाद है फिर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है वो सम है
फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का, और इसका फार्मूला है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद है फिर एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। सो इसका मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसका फार्मूला होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। और उसके बाद है फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, और इसका फार्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और उसके बाद है फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट होती है, इसका फार्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सो नाउ द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इसका मतलब होता है कि टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज आता है, और वो चेंज इस वजह से आता है कि एक एडिशनल यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया जाता है तो उससे जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है, और इसका फार्मूला है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सो अब आपके सामने यहाँ टेबल के अंदर दिखाया जा रहा है जैसे जैसे क्वांटिटीज़ के अंदर आउटपुट के अंदर इजाफा होता जा रहा है। टोटल फिक्स कॉस्ट तो बिल्कुल फिक्स है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और बढ़ती जा रही है, और टोटल कॉस्ट स्टार्ट होती है वहाँ से जहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होती है। और इसी चीज़ को ग्राफ में भी दिखाया जा रहा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होती है, ऊपर से स्टार्ट होती है, 0 से कभी स्टार्ट नहीं होगी टोटल फिक्स कॉस्ट, और जहाँ से स्टार्ट होती है टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा वैसी ही रहती है, इसका कर्व बिल्कुल स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। और जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होती है और ऊपर जाती रहती है, और टोटल कॉस्ट जो होती है वो भी वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होती है, और जितनी ज़्यादा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है उतनी टोटल कॉस्ट भी बढ़ती रहती है, और हमेशा टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर रहती है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो इनिशियली क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा रैपिडली गिरती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मुकाबले में, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो सम है एवरेज फिक्स कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, और एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कॉस्ट के दरमियान और प्रोडक्टिविटी के दरमियान। जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी के अंदर इजाफा होता है कॉस्ट जो है वो गिरती है, और इक्विवेलेंट जो है कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का कॉस्ट की टर्म के अंदर वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल और कांस्टेंट कॉस्ट। So in the case of economies of scale, long run total cost economies of scale के केस के अंदर long run total cost जो है वो upward sloping curve है फॉलिंग स्लोप के साथ, लेकिन नोट करने वाली बात ये कि स्लोप जो है वो कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होगा। और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है इंक्रीजिंग स्लोप के साथ, और कांस्टेंट कॉस्ट में लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जो है वो पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन है। सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है टिपिकल फर्म का वो यू शेप है, जैसे यू होता है, और जैसे ही फर्म जो है वो एक्सपेंड करती है वो इनिशियली तौर पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है, रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज किया जाता है। इन अदर वर्ड वो फेस करती है डाउनवर्ड स्लोपिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और जब स्केल ऑफ ऑपरेशन फर्दर इंक्रीज होता है तो फर्म अचीव कर लेती है कांस्टेंट कॉस्ट को, यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो फ्लैट हो जाता है, और अगर फर्म फर्दर इंक्रीज करती है अपने ऑपरेशन को तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व अज्यूम्स अ पॉजिटिव स्लोप। और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इस वजह से आता है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। नाउ दी फॉलोइंग असम्पशंस आर मेड व्हाइल ड्राइविंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। असम्पशन बनाए जाते हैं जब ड्राइव किया जाता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को। प्राइस ऑफ फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी जो है वो फिक्स है, फर्म जो है वो चूज़ करती है कॉम्बिनेशन जो है वो फैक्टर का जहाँ पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो लार्ज डॉलर स्पेंड का हर एक इनपुट के ऊपर जो है वो बराबर है। सो उसके बाद है फिर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है जो कि फर्म जो है वो इनकर्ट करती है प्रोडक्शन के अंदर जब तमाम इनपुट जो है वो वेरिएबल होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर तमाम इनपुट जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। सो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है, यानी कि एक तरह से एडिशनल कॉस्ट होती है जो कि फर्म इनकर्ट करती है प्रोडक्शन में जब तमाम इनपुट जो है वो वेरिएबल हों। और उसके बाद है फिर रिलेशनशिप बिटवीन दी SRAC एंड दी LRAC, यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड दी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, इन दोनों के दरमियान रिलेशन। सो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो एक्चुअली बेस करता है ग्रुप के ऊपर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो ग्रुप होता है उसी के ऊपर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो एक्चुअली बेस करता है, एंड ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट वन स्पेसिफिक लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट, और हर एक उनमें से जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक लेवल जो है वो फिक्स कॉस्ट का।
तो ये हुआ लेसन नंबर 16 कंप्लीट। नाउ वी हैव लेसन नंबर 17 जिसका टाइटल है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस। सो इसमें सबसे पहले है रेवेन्यू। रेवेन्यू से मुराद क्या होता है? रेवेन्यू से मुराद वो इनकम होती है जो कि फर्म हासिल करती है जब वो सेल करती है गुड्स एंड सर्विसेज अपने कस्टमर को। सो जो भी पैसा सेल करने के बाद मिलता है फर्म को उसको रेवेन्यू कहा जाता है। और उसके बाद है फिर टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू से मुराद क्या होता है? टोटल अमाउंट या फुल अमाउंट जितनी भी सेल हुई होती है, टोटल जो सेल हुई होती है गुड्स और सर्विसेज की, तो जो फुल अमाउंट होता है टोटल सेल्स का वो जो है टोटल रेवेन्यू होता है। और टोटल रेवेन्यू का फार्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। उसके बाद है फिर एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? ये वो रेवेन्यू होता है जो कि फर्म ने हासिल किया होता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट से। पर यूनिट ऑफ आउटपुट से जो फर्म ने रेवेन्यू अर्न किया होता है उसको एवरेज रेवेन्यू कहा जाता है। और फिर उसके बाद है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि रेवेन्यू के अंदर इजाफा होता है। रेवेन्यू के अंदर इजाफा होता है, वो इजाफा इस वजह से होता है कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट सेल होता है। जब एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट सेल होता है तो उससे जो रेवेन्यू के अंदर इजाफा होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है। नाउ द प्राइस टेकिंग फर्म। प्राइस टेकिंग फर्म जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होती है। सो ये एक ऐसी फर्म होती है जिसको लाजमी जो है वो एक्सेप्ट करना होता है प्रीवेलिंग प्राइस इन द मार्केट। मार्केट के अंदर प्राइस जो चल रहा होता है वही प्राइस इस फर्म को जो है वो एक्सेप्ट करना होता है। और उसके बाद है फिर प्राइस मेकिंग फर्म। प्राइस मेकिंग फर्म क्या होती है? ये एक ऐसी फर्म होती है और ये फर्म ज़्यादातर जारी बात है मोनोपोली के अंदर ही नॉर्मली पाई जाती है। सो ऐसी फर्म होती है जिसके पास पावर होती है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, अपनी मर्जी से जो है वो प्राइस को चार्ज कर सके। और ऐसी प्रोडक्ट्स होती है इनके पास जिनका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता। नाउ दी ड्राइविंग ऑफ फर्म्स AR एंड MR कर्व फॉर प्राइस टेकिंग फर्म। अब यहाँ पे ड्राइव किया गया है फर्म का AR और MR कर्व प्राइस टेकिंग फर्म के लिए। प्राइस टेकिंग फर्म जो है जारी बात है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होती है, तो इसका जो कर्व है वो वही है जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है। और इसका जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल कर्व है और AR जो है वो बराबर है MR के और वो बराबर है P के यानी कि प्राइस के। हॉरिजॉन्टल कर्व है, स्ट्रेट कर्व है। और इसके बाद आगे यहाँ दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे प्राइस टेकिंग फर्म जो है वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाएगी तो उसकी टोटल रेवेन्यू जो है उसके अंदर इजाफा होता जाएगा, क्योंकि उसने जाहिर बात है उस प्राइस के ऊपर सेल करना है जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है। और जितनी ज़्यादा वो क्वांटिटीज जाहिर बात है सेल करेगी फर्म, प्राइस टेकिंग फर्म जितनी ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेगी उतना ज़्यादा उसका जो रेवेन्यू होगा, उस टोटल रेवेन्यू होगा, टोटल इनकम होगी, उसके अंदर इजाफा होता जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सो ड्राइविंग अ फर्म्स AR एंड MR कर्व फॉर प्राइस मेकिंग फर्म। अब प्राइस मेकिंग फर्म के लिए ड्राइव किया जाएगा AR और MR कर्व को। तो सपोज करें एक प्राइस मेकिंग फर्म है जो कि शिप सेल करती है यानी कि पानी की जहाज़। पहला जहाज़ जो सेल कर रही है वो कर रही है 8 करोड़ रुपीज़ में, तो टोटल रेवेन्यू बना वो 8 बना। और दूसरा जो है वो 7 करोड़ में, टोटल रेवेन्यू 14 बना और उसका मार्जिनल रेवेन्यू बन गया 6। और इसी तरह से आगे और चलते जाएंगे, जितने ज़्यादा जहाज़ वो सेल करती रहेगी उसका जो एवरेज रेवेन्यू है यानी कि उसकी जो प्राइस है वो उसको गिराना होगी, वो गिरती चली जाएगी। और जो टोटल रेवेन्यू है वो भी जाहिर बात है उसमें इजाफा होगा, एक वक्त तक इजाफा होगा और फिर उसके बाद वो भी गिरना शुरू हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू तब गिरेगा जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं यही चीज़ दिखाई जा रही है कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो गिर रहा है लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू और भी ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, जिस तरह यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस है, प्राइस जो है वो गिरते जा रहे हैं, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू को अगर आप देखें तो वो इतना तेज़ी से गिर रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो नेगेटिव हो जाएगा। सो मार्जिनल रेवेन्यू एक वक्त ऐसा आएगा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन प्राइस नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि प्राइस नेगेटिव नॉर्मली नहीं होते। और इसके अलावा टोटल रेवेन्यू भी दिखाया जा रहा है कि टोटल रेवेन्यू के अंदर जो है इजाफा होता रहता है और एक वक्त आता है कि वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है और फिर उसके बाद टोटल रेवेन्यू भी गिरना शुरू हो जाता है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल के अंदर के टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, 8 से शुरू होता है और मैक्सिमम जाता है वो 20 के ऊपर और फिर उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे ग्राफ के अंदर दिखाई जा रही है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो तमाम फर्म्स जो है वो चाहती हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, हर कंपनी चाहती है कि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो।
सो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान, उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फार्मूला है TR माइनस TC विच इज़ द टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो अप्रोचेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को जो है वो स्टडी किया जा सकता है TR माइनस TC अप्रोच के ज़रिए और MR माइनस MC अप्रोच के ज़रिए। सो TR माइनस TC अप्रोच जो है इसके मुताबिक जो है वो इसमें क्या होता है कि अज्यूम किया जाता है कि फर्म जो है वो प्राइस मेकर है और फर्म जो है वो ऑपरेट कर रही है शॉर्ट रन में। सो टोटल प्रॉफिट जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है TR और TC के दरमियान। और MR माइनस MC अप्रोच में जो है वो दो स्टेप फॉलो किए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट। पहला ये कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर MR जो है वो कट करता है MC को। और सेकंड जो है साइज, सेकंड के अंदर क्या होता है कि साइज जो है मैक्सिमम प्रॉफिट का कैलकुलेट किया जाता है यूज़ करते हुए AC और AR कर्व। सो अजम्पशन है कुछ डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और फर्म जो है वो ऑपरेट कर रही है शॉर्ट रन के अंदर। सो TR एंड TC अप्रोच, इस अप्रोच के मुताबिक प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर डिफरेंस जो है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान मैक्सिमम होगा। और आगे आपको टेबल दिखाया जाएगा, तो टेबल के मुताबिक जो है प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज है 3 क्वांटिटी के ऊपर और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम 4 है। तो आप देख सकते हैं टेबल के अंदर 3 क्वांटिटी जो है यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज है और जो प्रॉफिट है वो है 4 जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। और MC एंड MR अप्रोच, सो इस अप्रोच के मुताबिक प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है उस पॉइंट पे जहाँ पर MR जो है वो MC के बराबर होता है। और टेबल के अंदर दिखाया जा रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज है 4 क्वांटिटी के ऊपर। सो आप देख सकते हैं 4 क्वांटिटी के ऊपर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज है और इस इधर जो है वो एवरेज कॉस्ट जो है वो लोएस्ट है। 4 क्वांटिटी के ऊपर जो एवरेज कॉस्ट आप देख सकते हैं वो लोएस्ट है। सो अगर MR और AR जो है वो सेम रहते हैं ओवर द लॉन्ग रन, सो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है वो ऑब्टेन होगा जहाँ पर MR जो है वो इंटरसेक्ट करता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को। और अगर AC जो है एवरेज कॉस्ट हमेशा ही अबव है एवरेज रेवेन्यू के, सो फर्म जो है वो कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएगी। इस केस के अंदर ऐसा पॉइंट जहाँ पर MR जो है वो MC के बराबर है रिप्रेजेंट करता है लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट को। और अगर MC और MR इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट के ऊपर, किसी एक पॉइंट पे नहीं, तो फर्म जो है उसको प्रोड्यूस करना चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन MR और MC का, जहाँ पर MC जो है वो एक्सीड कर जाए MR को। और अगर फर्म का AR जो है वो बिलो है उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, सो उसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो कवर नहीं कर रही किसी भी हिस्से को फिक्स कॉस्ट के, फिक्स कॉस्ट तक भी यानी कि कवर नहीं हो रही है। तो ये हुआ लेसन नंबर 17 कंप्लीट। लेसन नंबर 18 जिसका टाइटल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस एंड मार्केट स्ट्रक्चर, इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक शुरू होगा। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को कैलकुलस के जरिए भी मालूम किया जा सकता है। सो अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वेशन जो है वो दी गई है इस तरह से, टोटल रेवेन्यू बराबर है 48Q माइनस Q स्क्वायर और टोटल कॉस्ट जो है वो 12 प्लस 16Q प्लस 3Q स्क्वायर। सो ये चीज़ आपको टेबल से दिखाई जा रही है कि कहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, लेकिन यही चीज़ कैलकुलस के जरिए भी मालूम किया जा सकता है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है जहाँ पर MR जो है वो MC के बराबर होता है और MC फंक्शन को फाउंड किया जा सकता है डेरिवेटिव लेते हुए टोटल कॉस्ट फंक्शन का। सो MC इज इक्वल्स टू DTC बाय डिवाइडेड बाय DQ। सो MC इज इक्वल्स टू 16 प्लस 6Q और MR फंक्शन को फाउंड किया जा सकता है डेरिवेटिव लेते हुए टोटल रेवेन्यू का। सो MR इज इक्वल्स टू DTR डिवाइडेड बाय DQ। सो 48 माइनस 2Q। सो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है उस पॉइंट पे जहाँ पर MC MR के बराबर होता है। MC जो है और MR के बराबर है, सो MR की जगह पे हम लिख देंगे 48 माइनस 2Q और MC की जगह पे हम लिख देंगे 16 प्लस 6Q। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास Q जो है वो 4 आ जाएगा। सो 4 जो है वही क्वांटिटी है जो कि जहाँ पर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। और तो इक्वेशन जो है टोटल प्रॉफिट की उसमें TR माइनस TC होता है। सो TR की जगह पे हम लिखेंगे 48Q माइनस Q स्क्वायर और TC की जगह पे 12 प्लस 16Q प्लस 3Q स्क्वायर। सो TR माइनस TC जब हम करेंगे, सो जो इक्वेशन आएगी उसके अंदर हम Q की जगह पे 4 लिख देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 52। सो टोटल प्रॉफिट इस तरीके से हम हासिल करेंगे। सो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा जहाँ पर 4 आउटपुट है और मैक्सिमम प्रॉफिट 52 है। और इसी तरह से हम AR को कैलकुलेट कर सकते हैं और वो आएगा 44। सो स्लोप जो है MR कर्व का जो है वो ट्वाइस है AR कर्व के मुकाबले में। सो जब AR कर्व का जो स्लोप है वो है -1,
और MR का जो स्लोप है वो है -2 क्योंकि वो ट्वाइस है इस वजह से। सो मार्केट स्ट्रक्चर इकोनॉमिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं 4 मार्केट स्ट्रक्चर: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। सो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स होती हैं। फ्रीडम जो है वो एंट्री की अनरिस्ट्रिक्टेड होती है। प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस है, एग्जांपल जो है वेजिटेबल है, इसका जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है। फर्म जो प्राइस टिकर है। मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारी होती हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है वहाँ पे। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होती है, एग्जांपल जो है वो रेस्टोरेंट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है बट रिलेटिवली इलास्टिक। ओलिगोपोली के अंदर बहुत कम फर्म्स होती हैं, रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री की। प्रोडक्ट जो है वो अनडिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड होती है, एग्जांपल इसकी ली जाए तो सीमेंट, कार, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। और डाउनवर्ड स्लोपिंग रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। और मोनोपोली के अंदर एक ही फर्म होती है। फ्रीडम ऑफ एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड या कंप्लीटली ब्लॉक होती है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट यूनिक होती है, एग्जांपल ली जाए तो वापडा है या फिर के इलेक्ट्रिक है। और इसका जो कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग मोर इनइलास्टिक दैन ओलिगोपोली। सो मार्केट स्ट्रक्चर से पता चलता है कि जो इंडस्ट्री जिसके अंदर फर्म ऑपरेट कर रही है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज है। सो की इंग्रेडिएंट्स जो है किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर के वो है नंबर ऑफ फर्म्स इन दी मार्केट, जितने भी फर्म्स हैं नंबर, जितने भी तादाद है एक्चुअली फर्म्स की, और किस हद तक बैरियर है एंट्री का, और नेचर क्या है प्रोडक्ट की, और प्राइस के ऊपर किस हद तक कंट्रोल है। सो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होने से 4 चीज़ों के आंसर मिलते हैं: कितना प्रॉफिट जो है वो फर्म जो है वो हासिल करेगी, और कितनी क्वांटिटी वो जो है प्रोड्यूस करेगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट के ऊपर, एंड वेदर और नॉट हायर लेवल ऑफ आउटपुट, हायर लेवल ऑफ आउटपुट से इजाफा होगा कॉस्ट के अंदर, या फिर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होगी फर्म की, और जो प्राइस सेट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, या फिर सही है। सो परफेक्ट कंपटीशन, इसकी कुछ अजम्पशन है, इसमें कई सारे बायर सेलर होते हैं, तो फर्म प्राइस टेकर होती है, बैरियर नहीं होता एंट्री का, और आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नॉलेज होती है। और परफेक्ट कंपटीशन को एज अ कैन बी टॉट एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। उसके बाद फिर कंसंट्रेशन रेशियो। अब ये जो कंसंट्रेशन रेशियो है ये एक ऐसा रेशियो जो कि इंडिकेट करता है फर्म के साइज़ को इन रिलेशन टू देयर इंडस्ट्री एज अ होल। इनके पूरी की पूरी इंडस्ट्री जिसके अंदर वो है फर्म, उसके मुकाबले में फर्म का साइज़ क्या है। सो ये है कंसंट्रेशन रेशियो। उसके बाद फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन दी शॉर्ट रन। अब शॉर्ट रन जो है वो जाहिर बात है एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर कोई भी नई फर्म जो है मार्केट के अंदर एंटर नहीं हो सकती। सो शॉर्ट रन के अंदर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो सेटल कर सकती है इक्विलिब्रियम को, जहाँ पर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, या तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, या तो लॉस, या फिर वो शट डाउन का डिसाइड करती है कि अब शट डाउन कर देना चाहिए। और शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म का सप्लाई कर्व होता है वो आइडेंटिकल होता है टू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ MC। और उसके बाद है फिर डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व जो होता है इंडस्ट्री का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन किसी इंडिविजुअल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए हॉरिजॉन्टल है। सो फर्म जो है वो जितना चाहे सेल कर सकती है जो भी गिवन मार्केट प्राइस हैं उनके ऊपर। तो ये हुआ लेसन नंबर 18। नाउ द लेसन नंबर 19 जिसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर तमाम फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, और फर्म्स जो है वो अंदर भी जा सकती हैं, इंडस्ट्री के बाहर भी आ सकती हैं। सो अगर फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में है शॉर्ट रन के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्म जो है वो अंदर चली जाएंगी इंडस्ट्री के अंदर प्राइस प्रॉफिट को देखते हुए, और उससे क्या होगा कि प्राइस नीचे आ जाएंगे और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग रन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और अगर फर्म जो है वो लॉस में जा रही है शॉर्ट रन के अंदर, तो कुछ फर्म्स जो है वो इंडस्ट्री को छोड़ देंगी, और उस वजह से प्राइस जो है वो ऊपर आ जाएगी और नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी होगी लॉन्ग रन के अंदर। सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है लॉन्ग रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। सो एलोकेटिव एंड दी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। सो एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है? ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्टिमल पॉइंट है प्रोडक्शन का किसी भी इंडिविजुअल फर्म के लिए जहाँ पर MR जो है वो MC के बराबर होता है। और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या है? फर्म जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस होता है एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट के ऊपर। सो ये है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी।
नाउ दी मोनोपोली क्या होती है कि एक ही प्रोड्यूसर होता है किसी प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर। जैसे पीटीवी किसी दौर के अंदर उसकी मोनोपोली होती थी, आज के दौर में कई सारी फर्म्स हैं जिनकी मोनोपोली है, जैसे कि के इलेक्ट्रिक है, नादरा है। सो मोनोपोली पावर होती है, यानी कि फर्म जो है वो कंट्रोल कर सकती है प्राइस को या फिर आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसके आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है क्योंकि मोनोपोली पावर है इस वजह से। नाउ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली। सो मोनोपोली के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस तरीके से होती है? सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होगी मोनोपोली के अंदर वो ऐसी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने पे होगी जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, यानी कि एमआर जो है वो एमसी के बराबर होगा। सो किस तरीके से एक मोनोपोलिस्ट जो है वो रिटेन रख सकता है अपनी मोनोपोली को? सो उसकी कई सारी ज़ाहिरी बातें तरीके हैं जिसके ज़रिए, एक तो ये कि नेचुरल रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे कि रेलवे है एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई प्राइवेट फर्म उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। और दूसरा ये कि लार्जर इनिशियल कॉस्ट इन्वॉल्व, बहुत ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट जो है वो इनिशियल फिक्स कॉस्ट लगाई जाए, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी है तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, इस वजह से दूसरी फर्म्स एंटर नहीं होती। और नेचुरल मोनोपोली जो होती है वो एक्सपीरियंस करती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन भी हो सकती है या ब्रांड लॉयल्टी। जैसे कि एप्पल की बात की जाए, एप्पल की जो प्रोडक्ट है आईफोन वगैरह या आईपैड वगैरह, इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट है। कई सारी चीज़ें सेम हो सकती हैं लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट है बाकी जो स्मार्टफोन्स हैं उनके मुकाबले में। तो इसी वजह से प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन से भी एक मोनोपोली बन जाती है, और ब्रांड लॉयल्टी भी होती है कि कस्टमर चाहता है कि फिर मैं यही प्रोडक्ट खरीदनी है मुझे। और एक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी के जरिए भी मोनोपोली को बरकरार रखा जाता है। और थ्रेट ऑफ टेक ओवर, अगर कोई नई फर्म अंदर दाखिल होना भी चाहती है इंडस्ट्री में तो उसको एक ख़तरा होता है कि जो मोनोपोलिस्ट फर्म ऑलरेडी मौजूद है वो उसको टेक ओवर कर सकती है। और मोनोपोलिस्ट जो वो कंट्रोल अगर करती है जो की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी सप्लाई को, तो उससे भी दूसरी फर्म जो है वो एंटर नहीं होगी मार्केट में। और मोनोपोलिस्ट ऐसी प्रोडक्ट बनाए जिसको कोई दूसरा कॉपी ना कर सके, इजाज़त नहीं हो, परमिशन ना हो, या तो प्रोडक्ट ऐसी हो कि उसका फार्मूला जो है वो बिल्कुल सीक्रेट हो एक तरफ तो ये, या फिर दूसरी चीज़ ये कि परमिशन ना हो उसको कॉपी करने की, जैसे कि पेटेंट्स और कॉपीराइट के जरिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पे जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की इजाज़त नहीं है कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को सेल करने की। सो इस तरीके से भी मोनोपोली को बरकरार रखा जाता है। तो ये हुआ लेसन नंबर 19। नाउ द लेसन नंबर 20 जिसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड। सो लिमिट प्राइसिंग क्या होती है? ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जिसका इस्तेमाल मोनोपोली फर्म करती है ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर की एंट्री को डिस्करेज कर सके, यानी कि ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसके अंदर मोनोपोली फर्म जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करती है बिलो दी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि वो डिस्करेज कर सके नए कॉम्पिटिटर की एंट्री को मार्केट के अंदर। और इसी चीज़ को ग्राफ के ज़रिए दिखाया जा रहा है। अब ये मुश्किल सा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स हैं समझने वाले। ACM कर्व आप देख रहे हैं वो नीचे है और ACE कर्व जो है वो ऊपर है, यानी कि एवरेज कॉस्ट जो है मोनोपोली फर्म की वो कम है, और जो एवरेज कॉस्ट है न्यू एंट्रेंट की वो ज़्यादा है, क्योंकि मोनोपोली फर्म पहले से ही मौजूद है इस वजह से। तो अगर मोनोपोली फर्म जो है वो प्राइस चार्ज करती है जहाँ पर MR जो है वो MC के बराबर है, तो वो चार्ज करेगी PM के ऊपर प्राइस। अगर वो PM के ऊपर प्राइस चार्ज करेगी तो प्रॉफिट तो वो मैक्सिमाइज करेगी, लेकिन क्या होगा कि जो न्यू एंट्रेंट होगा वो भी प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकेगा। लेकिन अगर मोनोपोली फर्म जो है वो PL या उससे नीचे चार्ज करेगी तो न्यू एंट्रेंट प्रॉफिट नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसका जो एवरेज कॉस्ट है वो ACE है। ACE एवरेज कॉस्ट है न्यू एंट्रेंट का, जबकि मोनोपोली का एवरेज कॉस्ट जो है वो ACM है। सो मोनोपोली फर्म को PL या उससे नीचे जो है वो प्राइस चार्ज करना चाहिए ताकि न्यू एंट्रेंट जो है वो प्रॉफिट ना बना सके। और न्यू एंट्रेंट को क्या करना चाहिए? उसको चार्ज करना चाहिए सेम या लोअर प्राइस मोनोपोली के मुकाबले में, ताकि लोग जो है वो उससे परचेज कर सके, अदरवाइज कोई भी न्यू एंट्रेंट से नहीं खरीदेगा। उसके बाद है फिर मोनोपोलीज एंड दी पब्लिक इंटरेस्ट। मोनोपोली की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट को काफ़ी नुकसान होता है, तो इसके कई सारे नुकसान हैं, जैसे मोनोपोलीज जो है वो लोअर क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं और प्राइस भी जो है वो ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं
परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के मुकाबले में। जिस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कम प्रोड्यूस किया जाता है और उसके प्राइस भी ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं, और मोनोपोलिस्ट जो है वो अर्न करती हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एज कम्पेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, और लॉन्ग रन में भी मोनोपोली फर्म जो है वो लॉन्ग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। और जो ज़्यादातर सरप्लस होता है वो मोनोपोली को जमा होता है, और मोनोपोलिस्ट जो है वो सफिशिएंट अटेंशन नहीं देते एफिशिएंसी को बढ़ाने के ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस की। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के ऊपर यहाँ पर कोई सफिशिएंट अटेंशन नहीं दी जाती, इसी वजह से, क्योंकि मोनोपोली है इस वजह से। अब आपको दिखाया जा रहा है इक्विलिब्रियम जो है इंडस्ट्री का अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। सो दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई जा रही हैं। सो मोनोपोली जो है वो चार्ज करेगी प्राइस और क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी, जहाँ पर एमआर जो है वो एमसी के बराबर है। सो जहाँ पर एमआर एमसी के बराबर है यहाँ पर प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करेगी वो, और क्वांटिटी भी कम प्रोड्यूस करेगी। जबकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म जो है वो प्राइस और क्वांटिटी सेट करेगी, जहाँ पर एमसी जो है वो एआर के बराबर है। सो जहाँ पर एमसी एआर के बराबर है वहाँ पर प्राइस भी कम चार्ज होंगे और क्वांटिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जाहिर बात है क्वांटिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और प्राइस भी कम चार्ज होंगे, क्योंकि वो एमसी और एआर जहाँ बराबर है वहाँ पर सेट होगा। और मोनोपोली के अंदर जाहिर बात है जहाँ पर एमसी एमआर के बराबर है तो फिर जाहिर बात है मोनोपोली में प्राइस भी ज़्यादा चार्ज होंगे और क्वांटिटी भी कम प्रोड्यूस होगी। सो कुछ फ़ायदे भी होते हैं मोनोपोली के, जैसे कि नेचुरल मोनोपोली जो है वो फ़ायदेमंद होती हैं सोसाइटी के लिए और एफिशिएंट होती हैं। जैसे कि रेलवे है, रेलवे कोई भी प्राइवेट फर्म जाहिर बात है इन्वेस्ट नहीं करना चाहती रेलवे में, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो अर्न करती है मोनोपोली उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में और सस्टेन करने के लिए प्राइस वॉर को। और उसके बाद है फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन। सो गवर्नमेंट रेगुलेट भी कर सकती है मोनोपोली को, ऐसा नहीं होता कि मोनोपोली को आज़ाद छोड़ दिया जाए। कई सारे कंट्रीज़ के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है मोनोपोली को, और इसी चीज़ को ग्राफ के ज़रिए दिखाया जा रहा है। नॉर्मली मोनोपोली जो है वो प्राइस चार्ज करती है और क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है, जहाँ पर एमआर जो है वो एमसी के बराबर है। तो जब जहाँ पर एमआर जो है वो एमसी के बराबर है तो वहाँ पर जो है वो प्राइस चार्ज होंगे 12 और क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी 400। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करेगी और गवर्नमेंट जो है वो प्राइस जो है वो 9 सेट कर सकती है और जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी 600। लेकिन एक अहम तरीन बात यह है कि यहाँ तक तो सही है अगर गवर्नमेंट 9 जो है वो प्राइस सेट कर देती है और जो है वो क्वांटिटी जो है वो 400 हो जाती है। लेकिन अगर इससे नीचे गवर्नमेंट सेट करती है प्राइस के, इससे नीचे प्राइस जो है वो मोनोपोली चार्ज करे तो फिर जो है गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ जाएगी मोनोपोली को, क्योंकि एवरेज कॉस्ट से भी कम होंगे फिर प्राइस। लेकिन प्रैक्टिकली होता ये कि गवर्नमेंट यही चाहती है कि प्राइस वहाँ सेट किया जाए जहाँ पर एवरेज कॉस्ट के बराबर हो प्राइस। सो गवर्नमेंट जो है नॉर्मली 9 पे ही प्राइस सेट करेगी जहाँ पर प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा और क्वांटिटी जो है वो 600 होगी। तो ये हुआ लेसन नंबर 20। सो नाउ द लेसन नंबर 21 जिसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज करना सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट कस्टमर्स से। और 3 तरीके होते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। सो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इसमें जो है वो चार्ज किया जाता है एज पर परचेजिंग पावर, और कई सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं तो उनसे कम चार्ज किया जाता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास टाइम नहीं होता लेकिन वो पे कर सकते हैं तो वो कम बार्गेनिंग करते हैं, उनसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है। और ऐसा कई सारी मार्केट्स में होता है, जैसे कि फ्रूट मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में, क्लॉथ्स मार्केट में। उसके बाद है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, जिसपे चार्ज किया जाता है एज़ पर क्वान्टिटीज़। क्वान्टिटी के मुताबिक जो है वो प्राइस चार्ज की जाती है। जैसे कि क्वांटिटी डिस्काउंट दिया जाता है बल्क परचेस में। अक्सर आपने देखा होगा दुकानदार ऐसे होते हैं कि ज़्यादा ख़रीदा जाए तो वो कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, तो वो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि क्वांटिटी डिस्काउंट देते हैं वो ज़्यादा ख़रीदने के ऊपर। उसके बाद है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसके अंदर डिफरेंट प्राइस होते हैं डिफरेंट मार्केट के अंदर। सो कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके क्या नतीजे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के? फर्म जो है जो कि लॉस में जा रही होती हैं वो प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकती हैं, और फर्म जो है वो इंक्रीज़ कर सकती हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन कुछ कंडीशन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, जैसे कि मार्केट को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और फर्म के पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, और ताकि फर्म जो है वो कंट्रोल कर सके प्राइस को। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म के पास कंट्रोल नहीं होता प्राइस के ऊपर, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट होनी चाहिए। सो इसके बाद है फिर बेनिफिट्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के फ़ायदे भी होते हैं। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो
हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों हो सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर। सो आपके सामने ग्राफ में दिखाया जा रहा है, कुछ गेन दिखाया जा रहा है। नॉर्मली फर्म जो है वो चार्ज करती है P1 प्राइस अपने कस्टमर से, लेकिन कुछ कस्टमर से वो P2 भी चार्ज कर लेती है, तो उसको गेन मिल जाता है, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट जो है उसको मिल जाता है P2 चार्ज करने पर। सो उसके बाद है फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नाम से मोनोपोली की तरह लग रहा है, लेकिन ये मोनोपोली के क्लोज भी नहीं है। इसमें कई सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं और फर्म जो है वो अफेक्ट नहीं होती दूसरी फर्म से, बैरियर्स भी नहीं होते इसमें एंट्री के, और प्राइस टेकर होती है, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। और प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन हर फर्म जो है वो सेल करती है स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट, या फिर प्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट होती है। सो उसके बाद है लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। सो लॉन्ग रन और एंड शॉर्ट रन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। सो शॉर्ट रन के अंदर फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकती हैं, और शॉर्ट रन के अंदर ग्राफ जो है वो सेम होता है एज मोनोपोली। और लॉन्ग रन में क्या होता है कि दूसरी फर्म जो है वो एंटर हो जाती हैं, और लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता। सो लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या होता है कि जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। एंड मोनोपोलिस्टिक चार्ज प्राइस ग्रेटर देन MC, और ये इंगेज करती हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर भी। सो अब एक कंपैरिजन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का और परफेक्ट कंपटीशन का पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। सो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, फर्म जो प्रोड्यूस करेगी क्वांटिटी और जो प्राइस सेट करेगी वो वहाँ पे करेगी जहाँ पर के पॉइंट्स है। के पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी कि P1 प्राइस जो है वो फर्म चार्ज करेगी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, और जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी वो Q1 करेगी। और मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है वो L के ऊपर प्राइस जो है वो चार्ज करेगी और क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी, यानी कि वो P2 प्राइस चार्ज करेगी और Q2 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी। यानी कि मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है क्वांटिटी भी कम प्रोड्यूस करेगी और प्राइस को भी ज़्यादा चार्ज करेगी, जबकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म जो है वो प्राइस कम चार्ज करेगी और क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो ये हुआ लेसन नंबर 21। नाउ द लेसन नंबर 22, जिसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू, और ये लास्ट लेसन है इस वीडियो का भी और मिड टर्म का भी। सो ओलिगोपोली ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत कम सेलर होते हैं, और मार्केट को कुछ सेलर्स ने डोमिनेट किया होता है, और इसके अंदर सेलर नॉर्मली 2 से लेकर 20 तक होते हैं। फर्म्स एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती हैं, मार्केट को फ्यू सेलर ने डोमिनेट किया होता है, ये बात पहले भी आपको बताई। और बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स इस वजह से होते हैं कि फिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, और बैरियर्स की वजह से ज़्यादा फर्म जो है वो एंटर नहीं हो पाती इंडस्ट्री के अंदर। और फर्म अगर कॉम्पीट करे सो कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ भी हो सकता है, और फर्म जो है वो अवेयर होती है दूसरी फर्म से, और हम सिंगल इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ओलिगोपोली के अंदर। और इसके अंदर कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन की तरह भी हो सकता है। अगर एग्जांपल अगर हम लें कुछ फर्म्स की, सो सीमेंट फर्म है, ऑटो इंडस्ट्री है, ये तमाम चीज़ें जो है वो ओलिगोपोली के अंदर आ जाती हैं। सो डिफरेंस है ओलिगोपोली और दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। ओलिगोपोली में मार्केट को डोमिनेट किया होता है स्मॉल नंबर ऑफ फर्म ने, और एक फर्म जो है वो अवेयर होती है दूसरी फर्म से, और एक फर्म का डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है दूसरी फर्म के डिसीजन के ऊपर, और सिंगल इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। नाउ दी कोलिजन क्या है, जब 2 फर्म या 2 से ज़्यादा फर्म डिसाइड करती हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, तो उसको हम कोलिजन कहते हैं। सो ओलिगोपोली में कोलूड किया जाता है ताकि सेट किया जाता है प्राइस को और या फिर आउटपुट लेवल को मार्केट के लिए, ताकि मैक्सिमाइज किया जा सके इंडस्ट्री प्रॉफिट को। सो 2 तरह की ओलिगोपोली होती हैं, कोलूसिव और नॉन कोलूसिव। कोलूसिव में क्या होता है कि फर्म एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं और डिटरमाइन करती हैं प्राइस या फिर आउटपुट या फिर दोनों को, और इसको कोलूसिव ओलिगोपोली कहते हैं। और इसको कोऑपरेटिव ओलिगोपोली भी कहा जाता है। इसके अंदर फर्म एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने के बजाय एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, और इसको कार्टेल भी कहा जाता है। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल ओपेक है। कार्टेल वैसे है क्या, कार्टेल का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर्स जो है वो ग्रुप बना लेते हैं, और ताकि एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकें अपने मफाद के लिए। और कार्टेल एक तरह की मोनोपोली बन जाती है। फर्म जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, ग्रुप बनाती हैं, तो एक तरह का
मोनोपोली बन जाती है वो। और कार्टेल जो एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है फर्म्स के दरमियान। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कार्टेल, इसका ग्राफ बिल्कुल मोनोपोली की तरह है। सो इसमें जो प्राइस और क्वांटिटी सेट होती है वहाँ होती है जहाँ पर एमआर जो है वो एमसी के बराबर होता है, और जो आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर एमआर एमसी के बराबर है यहीं पर जो है वो प्राइस सेट करेंगी फर्म्स और इसी पर क्वांटिटी को सेट करेंगी। सो नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली, नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली ऐसी मार्केट की फॉर्म है जहाँ पे हर फर्म की अपनी प्राइस होती है और आउटपुट पॉलिसी होती है, उसका दूसरी राइवल फर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। और ऐसा तब होता है या तो कोलूजन ख़त्म हो चुका होता है या स्टार्ट नहीं हुआ होता, या फिर फर्म एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही होती। क्योंकि फर्म कोऑपरेट करने में फर्म का फ़ायदा तो है, लेकिन जाहिर बात है कई सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से फर्म्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करती। एक फर्म जो है वो दूसरी फर्म को चीट भी कर सकती है, ये भी वजह हो सकती है। उसके बाद है कोलूजन एंड गेम थ्योरी द प्रिजनर डायलेमा सिचुएशन। ये केस स्टडी है जो कि करवाया जाता है स्टूडेंट को ताकि वो ओलिगोपोली को अच्छी तरह समझ सकें, स्पेशली नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली को। सो कंसिडर करें कि दो प्रिजनर हैं जिन्होंने क्राइम कमिट किया है, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और अलग-अलग सेल में रखा गया है और अलग उनसे इंटरोगेशन की जा रही है। सो पुलिस के पास कोई और प्रूफ नहीं है सिवाय इसके कि वो कन्फेस कर सकें अपना क्राइम। सो अगर दोनों कन्फेस कर लेते हैं तो दोनों को 5 साल की जेल होगी, और अगर एक कन्फेस करता है और दूसरा नहीं करता तो जो कन्फेस करेगा तो उसको फ्री छोड़ दिया जाएगा और जो नहीं करेगा उसको 10 ईयर की सज़ा होगी, और अगर दोनों साइलेंट रहते हैं तो 6 महीने की सज़ा होगी, जेल होगी। सो यही सिचुएशन कुछ ओलिगोपोली के अंदर होती है। यहाँ पे दो फर्म जो है उनको भी नहीं पता होता है एक दूसरे के एक्शन का। जिस तरह से प्रिजनर को अलग-अलग रखा गया था तो प्रिजनर्स को नहीं पता था एक दूसरे के एक्शन का, इसी तरह यहाँ पे भी फर्म्स को नहीं पता होता। सो दो फर्म्स की एग्जांपल है कि अगर एक एक्स फर्म है और दूसरी है वाई फर्म। अगर एक्स फर्म प्राइस चार्ज करती है 2 रुपीज़ और वाई फर्म भी प्राइस 2 रुपीज़ चार्ज करती है तो 10 मिलियन का दोनों को अर्निंग होगी। और अगर एक्स चार्ज करती है 1.8 और वाई चार्ज करती है 2 तो एक्स को मिलेगा 12 मिलियन और वाई को मिलेगा 5 मिलियन। और अगर वाई चार्ज करती है 1.8 और एक्स करती है 2 तो वाई को मिलेगा 12 मिलियन और एक्स को मिलेगा 5 मिलियन। और अगर दोनों 1.8 चार्ज करती हैं तो 8 मिलियन दोनों को मिलेगा। तो अगर दोनों फर्म जो है वो 1.8 करेंगी चार्ज और 8 मिलियन दोनों अगर अर्न करती हैं तो ये कहलाई जाएगी मैक्सी मिन स्ट्रेटजी। और दोनों अगर 2 रुपीज़ चार्ज करती हैं तो ये जो है मैक्सी मैक्स स्ट्रेटजी होगी, दोनों जो है वो 10 मिलियन अर्न करेंगी। और इन इसके 4 पॉइंट्स हैं जो टेबल आपको बताया गया, अगर आप रीड करना चाहें डिटेल के लिए तो आप रीड कर सकते हैं। सो मैक्सिमिन और मैक्सिमैक्स स्ट्रेटजी जो कि पीछे भी आपको बताया गया। सो मैक्सिमिन स्ट्रेटजी में क्या होता है, ऐसी स्ट्रेटजी होती है गेम थ्योरी की जहाँ पर एक फर्म ऐसा डिसीजन लेती है जिससे उसको बेस्ट ऑफ वर्स्ट आउटकम मिलता है। सो मैक्सिमिन में बेस्ट ऑफ वर्स्ट आउटकम मिलता है और मैक्सिमैक्स ऐसी स्ट्रेटजी होती है गेम थ्योरी में जहाँ पर फर्म को जो है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट आउटकम मिलता है। सो मैक्सिमैक्स में बेस्ट ऑफ बेस्ट आउटकम और मैक्सिमिन में बेस्ट ऑफ वर्स्ट आउटकम। उसके बाद है डोमिनेंट स्ट्रेटजी गेम। इससे मुराद ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर एक प्लेयर के पास यानी कि एक फर्म के पास सुपीरियर टैक्टिक्स होती हैं कतई नज़र इसके कि उनका मुखालिफ कैसे खेल सकता है।